हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे। सो वेलकम टू लेक्चर नंबर 11 ऑफ सीए इंटर अकाउंटिंग। बहुत अच्छा चल रहा है ना अभी तक आपका? दिक्कत तो नहीं आ रही ना? दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। अपने आप पे विश्वास रखो बस। अभी आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, आप सबसे अच्छा अकाउंट्स पढ़ रहे हो, मैं गारंटी लिखता हूं आपको। क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपका जो बेसिस है ना बच्चा पार्टी, वो बहुत ही ऊपर का बेसिस है। मैं गारंटी लेता हूं, अभी भी गारंटी ले रहा हूं। अब जब आप इंटर को पास कर जाओगे ना, जब आप इंटर को पास कर जाओगे, मेरी बात ध्यान रखना, आपका जो आईक्यू लेवल है, आपकी जो सोचने की ताकत है, आपकी जो डाउट सॉल्विंग की एबिलिटी होगी ना, वो बहुत ही कमाल की होने वाली है। क्योंकि आपको सिखाया ही उस बेसिस पे गया कि आपको हर चीज के पीछे कॉन्सेप्ट सोचना है कि वाई, ये चीज का शब्द उपयोग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई, ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ये एड बैक हो रहा है तो क्यों हो रहा है? अगर इसमें 5 साल का चार्ज आ रहा है डेप्रीशिएशन का, तो क्यों आ रहा है? ये एक्सपेंस ऑफ हो रहा है तो क्यों हो रहा है? ये लोअर ऑफ कॉस्ट वैल्यू हुआ तो क्यों हुआ? एनआरवी कैसे कैलकुलेट की गई, कहां लिखा हुआ है, ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। एंड लेक्चर को देखने के बाद आप में फील आ रहा होगा, कुछ बच्चों के क्वेश्चन आते हैं कि सर किसी और में तो लाखों क्वेश्चन हैं, हम में इतने क्वेश्चन हैं, हम तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे। क्या आईसीए का मटेरियल, भैया बात सुनना, क्वेश्चन कहां से बनता है, एक बात बताओ, क्वेश्चन कहां से बनता है? क्वेश्चन बनता है कॉन्सेप्ट से। जो पेपर सेट कर रहा है बंदा, जो क्वेश्चन पेपर को तैयार कर रहा है, वो कौन है? वो इंसान ही है ना। अब वो रोबोट थोड़ी है कि कुछ भी तैयार कर देगा, वो इंसान है ना। तो इंसान कहां से पढ़ के आया? इंसान पढ़ के आया है उसके जो प्रोविजन से। मैंने आपको हर एक चीज के बारे में डिकोड किया है, ठीक है ना, कि ये चीज कैसे आई, ये वर्ड का मीनिंग क्या है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है। तो अगर आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है तो आप कोई भी क्वेश्चन खुद से सोल्व कर सकते हो। मेरी बात को ध्यान रखना। हाँ, कोई भी क्वेश्चन आप खुद से सोल्व कर सकते हो, इसमें चिंता वाली कोई बात नहीं है। अपन का टारगेट है 80+ मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। क्या टारगेट है अपन का, बताओ फटाफट। 80+ या नहीं है? हाँ या ना? आई वांट आंसर। जहां भी बैठे हो, हाँ या ना? जयकारा है वीर बजरंगे, बोलो हर हर महादेव। ये तो बोलना ही है बेटा, लेकिन एक बात और बोलनी है कि जयकारा आईसीएआई हम लेके आएंगे 80 नंबर अकाउंट्स के अंदर। 80 तो हमारा मिनिमम बार है, मैं हर लेक्चर में बोलूंगा ये बात। 80 नंबर तो मिनिमम है, मिनिमम। जो बच्चा अपने YouTube के लेक्चर को सीरियसली देख रहा है, मैं 80 नंबर का वादा आपसे करता हूं। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी क्वालिटी मेहनत, एंजॉय करके। डांस भी करो, गाने भी सुनो, एंजॉय भी करो, प्यार भी करो, सब कुछ करो। क्या सर, प्यार भी करो? हाँ बेटा, अगर सच्चा बात है तो करो आप प्यार, कौन मना करता है। लेकिन किससे करो? बुक से करो। बुक से प्यार करना है आपको, सच्चा प्यार आपको बुक से करना है, क्योंकि बुक्स आपका साथ नहीं छोड़ेंगी कभी भी। इनको अपने साथ रखो, यही आपकी ताकत है, ये आपकी जान है। आज कल शुरुआत करने से पहले एक बात जो आपको बोलना चाहता हूं, हम हर लेक्चर में भी स्टार्ट करेंगे कि एक बात आज की बात, इफ यू बोर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक। लिख लो उसको, इफ यू बोर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। अगर आप पैदा होते हो और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जो गॉड ने आपको की किस्मत लिखी है, वो किस्मत आपकी मिल गई। लेकिन व्हेन यू डाई, अगर आप तब भी पुअर हो, इसमें आपका फॉल्ट है। ये आपके लिए एक मोटिवेशन है। इफ यू बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक। इफ यू बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक बेटा, बट इफ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। नाउ वी नीड टू चेंज योर, आपका जो फेट है हमको चेंज करना है। आपकी जो मेंटल एबिलिटी है, आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है, हमको चेंज करना है। आपके अंदर एक उत्साह जगाना है, पढ़ाई का आनंद जगाना है। नवंबर 21 ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे को तो रैंक्स लेके आनी है ना। मेरे बच्चे को पास नहीं होना सिर्फ, नहीं, मेरा बच्चा 40 50 60 नंबर नहीं लेके आएगा। मेरा बच्चा कम से कम 80 नंबर लेके आएगा। जब मैं मेरा बच्चा बोलता हूं तो मतलब मेरा बच्चा। मुझे अपनापन फील होता है आपके साथ, और आपको भी ऐसा फील होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई करोगे तो जरूर पास हो जाओगे। हमारे आपस में, हमारे आसपास नेगेटिविटी बहुत होती है कि सी एग्जाम बहुत मुश्किल है, सी एग्जाम पास नहीं हो पाएंगे, सी एग्जाम ऐसा है, सी एग्जाम वैसा है, बहुत ही इसका रिजल्ट बहुत कम है। बेटा रिजल्ट कम नहीं है, लोगों ने सोच सोच के बना दिया रिजल्ट कम। बच्चे नहीं पढ़ते बेटा, सच बता रहा हूं, बच्चे नहीं पढ़ते, पढ़ाई नहीं करते स्टूडेंट। एग्जाम जब आते हैं तब बोलते हैं हाय हाय इतना सिलेबस पेंडिंग है, कैसे कंप्लीट होगा। एग्जाम से 2 मंथ पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब एक बात बताओ, टाइम दिया हुआ है आईसीएआई ने 8 मंथ का, आप पढ़ रहे हो 2 महीने पहले, तो कैसे पास हो जाओगे?
सर नहीं, बच्चे स्टडी करते हैं 8-8 मंथ, हाँ करते हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्चुअली स्टडी नहीं करते, वो ध्यान रखते हैं रट्टाफिकेशन में। उसको वो क्या करते हैं, नहीं समझ रहे वो क्या आंसर है, क्या कॉन्सेप्ट है, उसको रटी जा रहे हैं, रटी जा रहे हैं, रटी जा रहे हैं। आपको ऐसा काम नहीं करना, कोई भी सब्जेक्ट है समझ के करना है, चाहे 5 नंबर कम ले लो, लेकिन क्वालिटी पढ़ो, क्वांटिटी नहीं पढ़नी। सर आज क्या हुआ, भावुक से हो रखे हो? अरे भावुक नहीं हो रहा, आपकी मुझे फिक्र है, क्योंकि मेरे पास क्वेरी आती रहती है ये, तो मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा कहीं से मिसगाइड हो। एक इंसान कुछ भी कर सकता है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, ताकत है यार। जब दुनिया चांद पे पहुंच गई है, जब चांद पे इंसान जा सकता है, तो क्या आप अर्थ के ऊपर हिंदुस्तान में रह के आईसीआई का एग्जाम नहीं पास कर सकते क्या? कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। जो रैंक 1 लेके आता है वो भी एक इंसान है, जो रैंक 1 लेके आता है वो भी एक इंसान है, जो पास होता है वो भी एक इंसान है, जो फेल होता है वो भी एक इंसान है। लेकिन फर्क क्या है, फर्क क्या है? फर्क है मेहनत का, क्वालिटी मेहनत का। जो एक रैंक होल्डर होता है ना, जो बच्चा पास होता है, उसको ध्यान रखना, उसे कभी भी किसी बात की माइंड में फालतू नहीं सोचता, वो टेंशन नहीं लेता, वो सिर्फ अपने काम से काम रखता है। मुझे अच्छी से पढ़ाई करनी है, अच्छे से सोना है और थोड़ी सी एंजॉय भी करना है, ठीक है। चलिए अब हम, आप जिस भी भगवान को मानते हो आप उनका नाम ले लो, तो मैं भी उनका नाम ले लेता हूं। फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 11 ऑफ सी एंटर, हमारा टॉपिक था AS10 PPE, उसको आगे करते हैं और उसको AS10 को कंप्लीट करते हैं। चलिए आप भगवान का नाम ले लो। चलो मैंने नाम ले लिया भगवान का। जाग जाओ बेटा, जाग जाओ कितना सोओगे यार चलिए AS10 है। हमने अभी तक पढ़ा था कि, मैं फटाफट 5 मिनट के अंदर जो हमने पिछला पढ़ा उसको हम रिवाइज कर रहे हैं। हमने क्या पढ़ा था कि हमारा जो क्या होता है, रिकॉग्निशन होता है, वो होता है एक इनिशियल, एक सब्सिक्वेंट। जो आपका इनिशियल है उसमें कौन सा मॉडल होता है, बताओ बच्चा, जोर जोर के। भाई जो पढ़ाया है पहले पढ़ के आना, फिर लेक्चर देखना, नहीं तो भूल जाओगे। समझ गए ना? इनिशियल पता है आपको मेजरमेंट, जब आपने असेट परचेज किया, जब आपकी रिकॉग्निशन हो गई, समझ गए ना, किसकी, आइटम और पीपीई की, तो फर्स्ट कौन सा बोलता है, वो रिकॉग्निशन। इनिशियली रिकॉग्निशन किस पे होती है, हमेशा कॉस्ट मॉडल पे होती है, हमेशा कॉस्ट मॉडल पे होती है। अगर सब्सिक्वेंट की बात करूं, वहां पे 2 ऑप्शन दे दिए, या तो कॉस्ट लगा लो या तो रिवैल्यूएशन लगा लो। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है सर, वो कहां लिखा हुआ है, वो यहां नहीं लिखा हुआ, तो AS13 में लिखा हुआ है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो उस पे हमेशा कॉस्ट मॉडल ही रहेगा, चाहे वो इनिशियल हो चाहे वो सब्सिक्वेंट हो, हमेशा कॉस्ट मॉडल रहेगा। उसके अंदर आपको रिवैल्यूएशन मॉडल का कोई भी स्कोप नहीं है। मतलब अगर आईपी है, मतलब अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, वहां पे रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं लग सकता, कांटा मार देना। रिवैल्यूएशन मॉडल है प्रोहिबिटेड है। अगर आपने कॉस्ट मॉडल यूज किया या आपने सब्सिक्वेंट के अंदर रिवैल्यूएशन यूज किया, तो चीज ध्यान रखना, किस पे लगाओगे, क्लास ऑफ पीपीई पे लगाओगे। एक असेट पे नहीं लगा सकते कि एक बिल्डिंग पे कॉस्ट, एक बिल्डिंग पे रिवैल्यूएशन, एक बिल्डिंग पे ये, एक बिल्डिंग पे वो, नहीं भैया। या तो लगाओ कॉस्ट मॉडल, या लगाओ, बोलो बोलो बेटा, या लगाओ रिवैल्यूएशन मॉडल। लेकिन वो किस पे लगाना है, क्लास ऑफ पीपीई पे। अगर एक पे लगा दिया तो पूरी की पूरी जो क्लास है ना उस पे अप्लाई हो जाएगा, आप इंडिविजुअल पे नहीं लगा सकते। और इसका मतलब क्या था, क्लास ऑफ पीपी का मतलब क्या था, क्लास ऑफ पीपी का एक ही मतलब था कि जो सिमिलर एसेट हैं, जिसका यूज, जिसका जो आपका नेचर है वो सेम हो, एंड वो क्या हो, आपस में 3-4 एसेट का, 5-6 एसेट का एक अच्छा सा ग्रुप बन जाए, उसको बोलते हैं क्लास ऑफ पीपीई। इसने वर्ड यूज किया, क्या वर्ड यूज किया, इसने वर्ड यूज किया हमारा ग्रुपिंग। अब ये 5 एसेट की भी हो सकती है, 500 की भी हो सकती है, 5 लाख एसेट की भी हो सकती है। समझ गए ना? अब सर ट्रीटमेंट क्या करना है, सर जहां पे कॉस्ट मॉडल है कुछ करना ही नहीं है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस इंपेयरमेंट लॉस, आ गया आपका कॉस्ट मॉडल। अब बात आती है आपकी रिवैल्यूएशन मॉडल की। उसका मतलब क्या होता है, या तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है, या तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है, या वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अब रिवैल्यूएशन में क्या है, अगर लगता है मैनेजमेंट को भी कंपनी को चूज करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने कोई चीज 5 साल पहले परचेज किया तो उसकी वैल्यू आज सेम हो, ये नहीं हो सकता, या तो वैल्यू कम होगी या वैल्यू ज्यादा होगी। तो उस चक्कर में यूज होता है आपका रिवैल्यूएशन मॉडल। और अगर आपका यूज हुआ रिवैल्यूएशन मॉडल तो आपकी असेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और डिक्रीज हो जाएगी, और उसी के बेस पे जो आपका चार्ज होगा, चार्ज का मतलब
डेप्रिसिएशन होगा वो फिर से कैलकुलेट किया जाएगा, रिवाइज डेप्रिसिएशन, क्योंकि कॉस्ट मॉडल एंड रिवॉल्यूशन में फर्क तो आएगा ना, समझ गए ना। अब सर ट्रीटमेंट क्या होगा अगर आपने चूज किया है रिवॉल्यूशन मॉडल? अगर ध्यान से सुनना, पहले भी बताया था फिर बता रहा हूं, अगर फर्स्ट टाइम इंक्रीज है, अगर फर्स्ट टाइम इंक्रीज है मतलब आपने चूज किया रिवॉल्यूशन मॉडल, कॉस्ट है 5 लाख और आपकी जो रिवैल्यूएशन अमाउंट आ रही है वो आ रही है 6 लाख रुपीस, तो मतलब इंक्रीज इन द रिवैल्यूएशन, वैल्यू बढ़ गई, 1 लाख से आपकी असेट बढ़ गई, तो वो 1 लाख का जो इंक्रीज हुआ वो कहां जाएगा? वो जाएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर, इन द हेड ऑफ शेयर होल्डर फंड के नीचे, समझ गए ना। अगर डिक्रीज हुआ मतलब कि 5 लाख की असेट है, रिवैल्यूएशन किया तो 4 लाख की आ गई, मतलब 1 लाख का रिवैल्यूएशन डिक्रीमेंट, डिक्रीज हुआ तो कहां लेके जाओगे? वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर बेटा, क्योंकि आपके पास कोई गेन नहीं है उसके अंदर, समझ गए। थर्ड केस क्या था कि एक बार तो वैल्यू इंक्रीज हो गई असेट की, एक बार तो वैल्यू इंक्रीज हो गई असेट की, मान लो पहले वैल्यू थी 5 लाख, आपने किया रिवैल्यूएशन वो हो गई 6 लाख, 1 लाख का गेन आगे कहां जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस के नीचे, रिवैल्यूएशन रिजर्व के नाम से 1 लाख, और 2 साल बाद आपने फिर से उसको रिवैल्यूएशन किया और वो 6 लाख की वैल्यू आ गई 4 लाख रुपए, तो क्या हुआ? 2 लाख का लॉस हो गया, डिक्रीज हो गया सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन के अंदर। तो उस केस में क्या होगा? जो गेन आपका पड़ा है पहले, आपको 2 लाख पूरा नहीं डालना प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, अगर कोई गेन हमारा बचा हुआ है पहले, ध्यान से सुनना, अगर कोई गेन हमारा पहले बचा हुआ है किसके अंदर? रिवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर, तो पहले वो वाला गेन तो वहां से माइनस करना पड़ेगा, और बाकी गेन कहां जाएगा? बाकी गेन नहीं, लॉस कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। चलिए लास्ट और आखिरी फोर्थ वाला क्या था कि आपका लॉस हो गया, मान लो 1 लाख का लॉस हो गया, कहां जाएगा? वो स्टार्टिंग में प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाएगा, और अगले साल 2 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो क्या 2 लाख का पूरा कहां लेके जाओगे? रिवैल्यूएशन में लेके जाओगे? नहीं सर, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सर क्यों बेटा, क्यों? अरे सर 1 लाख का तो पिछले साल प्रॉफिट में लेके लॉस में लेके गए हो ना सर, पहले उसको रिवर्स करो, पहले वो 1 लाख का जो लॉस पिछले साल बुक किया है उसको इस साल रिवर्स कर दो, उसकी 1 लाख की इनकम कहां बुक करो? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, और दूसरा 1 लाख कहां जाएगा? रिवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर जाएगा। बहुत ही बढ़िया सर, आप बहुत ही शैतान हो सर, आपको सब पता है। अरे मैं शैतान नहीं हूं, आप हो, आप मेरे लिए सारे के सारे शक्तिमान हो बेटा, शक्तिमान नाम रख दिया उन्हें आज से आपका, शक्तिमान हमारे बच्चे। अब आपको बताया था डेप्रिसिएशन कैसे लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है कंपोनेंट अप्रोच के ऊपर। ध्यान रखना बेटा, आज तक एग्जाम में सवाल नहीं पूछा, आज तक भी एग्जाम में सवाल नहीं पूछा, तो आपको लेकिन ध्यान रखना है डेप्रिसिएशन कंपोनेंट अप्रोच पे लगता है। अगर एक हवाई जहाज है आपके पास, उस क्यों? क्योंकि भैया जो हवाई जहाज है उसकी जो इंजन की लाइफ 5 साल होगी, उसकी जो विंग्स है उसकी लाइफ 6 साल होगी, और जो मेन बॉडी है उसकी 10 साल लाइफ होगी, तो ऐसे गड़बड़ हो जाएगी। तो कंपोनेंट बेसिस पे लगाना है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किस पे लगाना है? कंपोनेंट बेसिस पे लगाना है। डेप्रिसिएबल अमाउंट क्या थी बेटा? बताया था आपको कि कॉस्ट में से या रिवैल्यूएशन अमाउंट में से आपको माइनस करनी है रेजिडुअल वैल्यू, जो वो वैल्यू आएगी वो है डेप्रिसिएबल अमाउंट, मतलब कि जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, जितना ही डेप्रिसिएशन आएगा या कोई भी मेथड आप लगाओगे डेप्रिसिएशन का, वो इस डेप्रिसिएबल अमाउंट पर ही लगाओगे बेटा। और जो डेप्रिसिएशन आएगा जब आप कोई मेथड लगाओगे तो वो कहां से माइनस करोगे? जो उसकी कॉस्ट है या जो उसकी रिवैल्यूएशन अमाउंट है। ये तो डेप्रिसिएबल अमाउंट तो हमको इसलिए निकालनी पड़ी क्योंकि उसकी कोई आरवी थी, क्योंकि उसकी कोई रेजिडुअल वैल्यू थी। और जो डेप्रिसिएशन है कैसे एलोकेट होगा? शुड बी एलोकेट ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। आपको डेप्रिसिएशन कैसे एलोकेट करना है? सिस्टमैटिक बेसिस पे, हाईलाइट करो, सिस्टमैटिक बेसिस पे ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। अगर किसी एसेट की यूजफुल लाइफ नहीं है, लिखो, अगर किसी एसेट की यूजफुल लाइफ नहीं है, दैट मींस उस पर्टिकुलर अमाउंट पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल लैंड, लैंड पर डेप्रिसिएशन चार्ज कभी नहीं होगा क्योंकि उसकी लाइफ क्या होती है? अनलिमिटेड। आप उसको 1 साल, 100 साल, 500 साल, लाख साल यूज कर सकते हो बेटा, ध्यान रखना इस बात को। और डेप्रिसिएशन यूज होना कब स्टार्ट हो? जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें क्या बोलता था कि ये बोलता कि मैंने एक एसेट परचेज करी, ठीक है, मैं काम कहता
सर मैं काम करता हूं, असेट परचेज करी, मान लो उसकी लाइफ 5 साल है, मैं क्या करता हूं पहले 4 साल तक तो नहीं लगाता डेप्रिसिएशन, 5वें साल में ना पूरा का पूरा एक साथ लगा दूंगा। क्यों? तुम चाचा के बेटे हो इसके, क्यों भैया क्यों लगाओगे 5 सालों के अंदर? अगर तुमने इस साल भी तुम्हारे पास बिल्डिंग है या मशीनरी है, कोई पीपी है, तो उस साल भी डेप्रिसिएशन आएगा। सर क्यों आएगा? मैं नहीं लगाता, जो करना है कर लो। फंस जाओगे। क्यों? आप क्या यूज कर रहे हो? गैप यूज कर रहे हो, जर्नली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और गैप के अंदर क्या आता है आपका? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आते हैं। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? आपके प्रिंसिपल्स हैं। और अगर आपने प्रिंसिपल फॉलो नहीं किए ना, खबरदार, छोड़ेंगे नहीं आपको। क्यों? क्योंकि जो यूजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो भटक जाएगा। अगर वो भटक गया, वो मिसगाइड हो गया, तो आपकी कंपनी को कोई नहीं छोड़ेगा, आपकी कंपनी फंस जाएगी। डेट्स वाई आपको सिस्टमेटिक बेसिस पे एलोकेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं नहीं बोलता, ये कोई और नहीं बोलता, ये AS 10 का रूल बोलता है। अब रूल को हम चेंज नहीं कर सकते। समझ गए ना इस बात को बेटा? हाँ सर आप तो समझदार हो, और मैं समझदार नहीं हूं ना। आपको रिव्यू करनी है उसकी रेजिडुअल वैल्यू एंड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। क्योंकि बेटा क्यों? पता क्यों? क्योंकि यहां लिख लो, क्योंकि ये एस्टिमेट होते हैं हमेशा, क्योंकि ये एस्टिमेट होते हैं। आपको लगता है कि आज आपकी आरवी मतलब 10 साल के बाद अगर आप सेल करोगे, इसकी स्क्रैप करोगे, मान लो 5 लाख होगी, लेकिन आपको लगता है 2 साल के बाद ही कि इसकी 5 लाख नहीं 4 लाख होगी, तो आप इसको रिवाइज करके जो भी आपका रिवाइज चार्ज होगा उसको आपको उसी डेट से स्टार्ट कर देना। आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना कि पहले क्या थी वो क्या थी। जिस दिन चेंज हुआ उस दिन फिर से निकाल लो अमाउंट, उस दिन फिर से चार्ज निकाल लो। क्या बड़ी बात होगी इसमें? क्या दिक्कत है? ये क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा, करवाया गया था बड़े आराम से। कमेंसमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, भैया इसको भूलना मत, फंसाएगा ACI, पक्का फंसाएगा आपको। कब? अवेलेबल फॉर यूज। आपको डेप्रिसिएशन यूज करना स्टार्ट कर देना है जब वो अवेलेबल फॉर यूज पर आ गई। आपको नहीं सोचना कि वो यूज हुई है नहीं हुई। एक्चुअल यूज इज नॉट एडवाइजेबल इन द AS 10। एक्चुअल यूज का हमें नहीं सोचना। अरे भाई अवेलेबल फॉर यूज, मैंने आज मशीनरी परचेज करी, मेरे सारे काम हो गए, टेस्टिंग कर ली, पूरी लेबर पूरी रख ली, अब मैंने उस मशीन को 5 साल तक यूज ही नहीं किया, तो मेरी तो इसमें क्या बोलता? AS क्या बोलता? इसमें तुम्हारी गलती है, तुमने यूज नहीं किया मशीन को। हम क्या करें भाई? डेप्रिसिएशन कब लगाओगे? व्हेन इट इज अवेलेबल फॉर यूज। अगर वो अवेलेबल फॉर यूज पर हो गई, मतलब ये यूज हो सकती थी, अब आपने नहीं यूज किया, तो हमारी गलती नहीं है भैया। AS 10 बोलता ना 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 ना, इट्स योर मिस्टेक। हम भी बढ़िया तुम भी बढ़िया, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। AS बोलता ज्यादा प्यार हो जाता फिर सह नहीं पाता। समझ गए ना? तो इट इज अवेलेबल फॉर यूज, नॉट पुट टू यूज। पुट टू यूज तो हमें देखना ही नहीं है बेटा, अवेलेबल फॉर यूज। समझ गए ना? ये वाला देखो सेम टू सेम है बेटा, पढ़ लेना हो जाएगा। केसेस ऑफ डेप्रिसिएशन भैया, जब RV से ज्यादा, जब RV एक्सीड कर गई, जब रेजिडुअल वैल्यू इज इक्वल टू कैरिंग अमाउंट आ गई, या RV एक्सीड कर गई कैरिंग अमाउंट पे, डेप्रिसिएशन लगाना बंद हो जाएगा। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। डेप्रिसिएशन यूज होना बंद हो जाएगा कब? या तो आपने उसको सेल कर दिया, बेच दिया। डी रिकॉग्नाइज का मतलब होता है सेल कर देना, बेच देना। आपकी बैलेंस शीट से वो असेट हट जाएगी, आपकी बैलेंस शीट से वो असेट हट जाएगी। एंड ये पॉइंट ध्यान रखना, द डेट, उस डेट पर दैट द असेट इज रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज। हमने असेट को रिटायर कर दिया कि हमको लगता है अभी हमारी चीज काम की नहीं है, हम इसको रिटायर कर देते हैं। हमारे काम की नहीं है यार, हमको काम ही नहीं आएगी यार। क्यों? सर हम पहले बनाते थे सेलो पेन, उसकी मशीनरी ये थी, उसमें टाइम लगता था 20 मिनट का एक पेन को यूज करने के लिए। अब हमारे पास नई मशीन आ गई जिससे एक पेन बन जाता है 5 मिनट के अंदर। तो वो वाली जो 20 मिनट वाली थी मशीनरी हमारे काम नहीं है, हमने उसको रिटायर कर दिया, हम उसको यूज नहीं कर रहे, ऐसी खाली पड़ी है। लेकिन अगर आपने उसको रिटायर किया है, एंड लिखा हुआ है, हाईलाइट करो एंड, अगर आपने उसको रिटायर कर दिया फ्रॉम एक्टिव यूज की, आप उसको यूज नहीं करेंगे, तो आपको उसको हेल्ड फॉर डिस्पोजल भी रखना होगा। मतलब आपको इसकी अनाउंसमेंट भी करनी पड़ेगी कि हम इसको बेच रहे हैं मशीन को, जिसको परचेज करनी है परचेज कर सकता है। अगर आपने हेल्ड फॉर जो है डिस्पोजल वो नहीं किया, अगर आपने हेल्ड फॉर डिस्पोजल नहीं किया बेटा, तो इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज आएगा। और ये चीज यहां लिखी हुई है, देखो डेप्रिसिएशन डज नॉट की, ऐसे नहीं है कि डेप्रिसिएशन
लगना बंद हो जाएगा when the asset became idle or retire from active use but not held for disposal। अगर held for की है disposal तभी लगाना बंद होगा, अदरवाइज नहीं बंद होगा। ध्यान रखना, आईसीआई पूछेगा, फंसवा देगा आपको वहां पे, और आपको इसके साथ ये भी चेक करना है कि उसकी रेजिडुअल वैल्यू इज इक्वल टू कैरिंग अमाउंट होनी चाहिए। अगर आरवी से ज्यादा बढ़ गई तो आप डेप्रिसिएशन नहीं लगा पाओगे। ध्यान रखना, आईसीआई फंसाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग को बताया गया था आपको सेपरेट करनी पड़ेगी वैल्यू। अगर आपने एक साथ परचेज किया तब भी सेपरेट अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। आपको कॉन्सेप्ट ध्यान होगा कंसोलिडेटेड वाला, कि दोनों की फेयर वैल्यू देखो, उन दोनों की देखो फेयर वैल्यू कितनी आ रही है, और उसके अंदर जो आपने प्राइस पे किया है उसके अंदर जो उसकी रेशियो आएगी उसमें एलोकेट हो जाएगा। लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज होगा, लेकिन कुछ कुछ केस में डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा। पढ़ लेना। बिल्डिंग के बारे में बताया था कि भैया इसकी लाइफ होती है लिमिटेड एंड चार्ज होगा। डेप्रिसिएशन मेथड बेटा बताया गया था कि एएस ने कोई भी डेप्रिसिएशन मेथड को नहीं प्रिस्क्राइब किया। ध्यान से पढ़ो इस चीज को। क्या द डेप्रिसिएशन मेथड कहता है वो डेप्रिसिएशन मेथड यूज्ड, जो आप यूज कर रहे हो, शुड रिफ्लेक्ट द पैटर्न, वो उस पैटर्न को रिफ्लेक्ट करेगा इन विच द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूम्ड बाय एन एंटरप्राइजेस। और इसको क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग एस्टिमेट। होपफुली आपने लिखा होगा, तो यहां भी मैं लिखवा रहा हूं, इसको अकाउंटिंग एस्टिमेट बोलते हैं। ओके, तो इसमें कोई मेथड प्रिस्क्राइब नहीं किया हुआ है। अगर इन फ्यूचर मेथड चेंज भी हो जाए, मान लो आप यूज कर रहे हो स्ट्रेट लाइन मेथड और आपको अगले साल लगता है कि नहीं यार मुझे तो ये वाला यूज करना चाहिए, कौन सा, WDB या ये वाला मेथड, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस साल चेंज हो गया उस साल उसकी दोबारा से वैल्यू निकाल दो, क्या दिक्कत है? पीछे का नहीं देखना, जो पीछे हुआ वो हुआ, अब जो आगे जैसा होगा वो होगा। या यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड के अंदर भी आप देख सकते हो। लेकिन अगर मेथड है ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू तब वो एडवाइजेबल नहीं है, बिल्कुल भी आपको रिव्यू करना है। डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन मेथड ऑफ रेवेन्यू बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। ठीक है, अब आता है चेंज। आपको चीज पढ़ी, आपको मैंने एक चीज थी समझाई। क्या समझाई थी बेटा? आपको एक चीज समझाई थी, हमने जब कैलकुलेट करनी थी क्या, कॉस्ट ऑफ पीपी। फटाफट बताओ उसके कंपोनेंट क्या क्या थे, अभी बताओ मुझे। उसके 3 कंपोनेंट थे। सर आप नहीं सुन सकते हमको, हम समझदार हैं। अरे भाई मैं सुन सकता हूं, बोलो तो सही। आपकी आवाज, आपकी, हमारा कनेक्शन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपकी फीलिंग मेरे में समझनी चाहिए। तभी हमने क्या नाम दिया है, क्या नाम दिया है? फील अकाउंट्स विद कार्तिक। कार्तिक आपके सामने खड़ा है ना, बोलो ना बेटा। सर कैसी बातें करते हो कभी कभी आप तो। दिल कह रहा है तुझसे ये रिश्ता जोड़ दूं, ठीक है ना, तो मेरा दिल कह रहा है, अब अकाउंट्स कह रहा है कि मैं ये तुझसे रिश्ता जोड़ दूं। आगे गाना नहीं गाऊंगा, नहीं तो मीनिंग और हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, कॉस्ट ऑफ पीपी हमने 3 पार्ट पढ़े थे। पहला क्या था? परचेज प्राइस। बहुत बढ़िया सर, आपने तो हमको पूरा रिवाइज करवा दिया। इसके अंदर ध्यान रखना, कैश जो डिस्काउंट है वो काउंट नहीं किया जाएगा, और जो कैश डिस्काउंट का दूसरा नाम है वो है सेटलमेंट डिस्काउंट। लिख लो बेटा, नहीं तो भूल जाओगे। ये ज्ञान की बातें बटोर लो। कैश डिस्काउंट का दूसरा नाम, नया नाम है सेटलमेंट डिस्काउंट। तारक मेहता कौन कौन देखता है? हाथ खड़े करो। 90% लोग देखते हैं तारक मेहता। जो आपकी है कैरेक्टर दया की माँ, दया की माता जी, नाम रखती हैं किसका? जेठालाल का। कभी जलेबी फाफड़ा, कभी गुलाब जामुन, कभी समोसा, कभी बंदर। बंदा तो सेम है, बंदा तो जेठालाल है, लेकिन नाम अलग अलग हो रखे हैं, नाम अलग अलग हो रखे है। तो भैया ऐसा नहीं चलने वाला। तो वैसे ही कैश डिस्काउंट का नया नाम क्या है? सेटलमेंट डिस्काउंट। अगर क्वेश्चन में मिल जाए तो समझ लेना कि दिस इज योर इनकम, आपको माइनस नहीं करना इसके परचेज प्राइस के अंदर। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तारक मेहता भी खोल दिया। उसमें एक अच्छी कहावत है, एक अच्छी लाइन बोलता है। वो क्या बोलता है तारक मेहता के अंदर? कहता है कि जो आपकी, कहता कि प्रॉब्लम है सबके साथ, प्रॉब्लम है सबके साथ, सिर्फ नजरिए की है बात। समझना इस बात को कि प्रॉब्लम सबके साथ है, बात किसके? नजरिए की। कुछ इसको आसान वे से देखता है, कुछ इसको ज्यादा मुश्किल वे से देखता है। तो आपको इसको आसान वे से ही देखना है हर बात को। चलिए, पहला क्या था? परचेज प्राइस। दूसरा क्या था? डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट। थर्ड क्या था?
डीकमिशनिंग, रिस्टोरेशन एंड सिमिलर लाइबिलिटी था या नहीं था? थर्ड कंपोनेंट है, था या नहीं था? सर बिल्कुल था, थर्ड कंपोनेंट डीकमिशनिंग वाला। एंड मैंने बताया था इसका मतलब क्या होता है कि इन फ्यूचर, अगर मैंने क्या बताया था, ध्यान से सुनो, सोचो क्या बताया था कि जो फ्यूचर के अंदर खर्चा होने वाला है, किसका खर्चा? वहां से प्लांट को उखाड़ के फेंकने का, बिल्डिंग को उखाड़ने का, कोई और खर्चा, कोई फलाना खर्चा, कोई ढिमका खर्चा, जितना भी खर्चा होना चाहिए था आपका फ्यूचर के अंदर, उसकी आज की वैल्यू कितनी है, उसकी आज की वैल्यू कितनी है, उसको आपको शामिल करना है कॉस्ट ऑफ पीपी के अंदर। एंड क्या वो खर्चा आप आज ही पे करोगे उसको? क्या वो खर्चा आप आज ही पे करने वाले उसको? नहीं सर। तो क्या बनेगा? बताया था कि एज पर AS29, आपके सिलेबस में नहीं है, सेकंड ग्रुप के अंदर है। एज पर AS29 आपको क्या करना है, उसका प्रोविजन बुक करना है उसी अमाउंट के साथ, मतलब वो अमाउंट, क्योंकि हमारा एंट्री सिस्टम कौन सा है, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। तो अगर असेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है ना, तो कहीं ना कहीं तो एडजस्टमेंट जाएगी। कभी सोचा आपने ये? कभी सोचा है क्या, अगर डीकमिशनिंग कॉस्ट को मैंने ऐड कर दिया एसेट के अंदर है, तो दूसरा इंपैक्ट कहां जाएगा? दूसरा इंपैक्ट जाएगा आपका प्रोविजन के अंदर, आपका प्रोविजन बन जाएगा, आपकी वो लायबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि आपको फ्यूचर में वो पैसा पे करना ही करना पड़ेगा। अब बेटा एक बात बताओ, फ्यूचर क्या है? फ्यूचर क्या है सर? फ्यूचर तो अनसर्टेन है। हम पढ़ते आए हैं कि वी कांट सी द फ्यूचर, फ्यूचर अनसर्टेन है, हमें नहीं पता कल होना हो। तो कल होना हो के कॉन्सेप्ट पे कल होना हो के कॉन्सेप्ट में जो AS10 है पीपी का, वो एक बात बोलता है। क्या बात बोलता है हमें? वो एक बात बोलता है कि बेटा जो ये आपके डीकमिशनिंग चार्जेस है ना, वो चेंज भी हो सकते हैं फ्यूचर के अंदर। अब एक बात बताओ, चेंज हो सकते हैं नहीं हो सकते? सर डेफिनेटली वो चेंज हो सकते हैं, बट आप सोच के देखो चेंज क्यों हो सकते हैं, क्योंकि वो फ्यूचर के चार्ज हैं। अगर आपको आज लगता था कि खर्चा 5 लाख होगा 5 सालों के बाद, तो वो 2-3 साल के बाद वो एस्टिमेशन चेंज भी हो सकता है। क्यों? टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, कोई नया सिस्टम आ गया, कोई नया रूल आ गया, कोई नई रेगुलेशन आ गई, खर्चा कम भी हो सकता है, खर्चा ज्यादा भी हो सकता है। तो उसके चक्कर में आपको अपनी कॉस्ट ऑफ पीपी के अंदर भी एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है बेटा। ये चीज आपके माइंड से सर बोलेंगे हम ये क्या पढ़ रहे हैं, हम ये, हमारे माइंड में कुछ नहीं घुस रहा भैया, कुछ नहीं है, ये चीज बहुत आसान है। आपने सोच सोच के इसको ज्यादा बड़ा बना दिया कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या एस करेंगे पढ़ के? भैया ये आधार है, बेस आपकी लाइफ का। लाइफ को सही जीना चाहते हो ना, अगर औरों से हटके चाहते हो दिखना, नॉलेज को हटके दिखना चाहते हो, सोचना पड़ेगा आपको। चेंज हो सकती है बिल्कुल। अब आपको पता है कि 2 मॉडल होते हैं हमारे पास। कौन से मॉडल होते हैं? या तो कॉस्ट मॉडल। सर चेंज, अब एक बात बताओ बेटा, इनिशियल पे कभी चेंज हो सकता है? इनिशियल मेजरमेंट पे कभी चेंज हो सकता है क्या? आपकी जो डीकमिशनिंग वाली कॉस्ट है, सर नहीं चेंज हो सकती। सर नहीं चेंज हो सकती, क्यों? क्योंकि सर अभी तो आपने कैलकुलेट की है, इनिशियल में समझते हो ना, अभी तो कैलकुलेट की है, अभी के अभी चेंज कैसे हो जाएगी? 1 साल बाद चेंज होएगी, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद। तो ये हमेशा कब चेंज होगी? सब्सिक्वेंट के अंदर, क्योंकि इनिशियल वाले के अंदर तो ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है। और जो इनिशियल है उसमें कौन सा मॉडल होता है? सिर्फ कॉस्ट होता है, लेकिन हमको करनी है चेंज सब्सिक्वेंट के अंदर। तो हमारे पास आपको पता है 2 मॉडल होते हैं जिसके अंदर असेट वैल्यू हो सकता है, मतलब दिस इज योर अकाउंटिंग पॉलिसी। एक होता है कॉस्ट मॉडल और एक होता है रिवैल्यूएशन मॉडल। होता है कि नहीं होता? सर बिल्कुल होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक होता है कॉस्ट मॉडल और एक होता है रिवैल्यूएशन मॉडल। अगर आप यूज कर रहे हो कॉस्ट मॉडल, ध्यान से सुनना बच्चा, थ्योरी आपको पढ़नी है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा भैया, साफ सी बात है। मैं टाइम इन्वेस्ट करूंगा कॉन्सेप्ट समझाने में और कुछ कुछ क्वेश्चन समझाने में, लेकिन करने तो बेटा आपको ही पड़ेंगे ना। कॉस्ट मॉडल अगर आप यूज कर रहे हो, कॉस्ट मॉडल कंपनी यूज कर रही है कॉस्ट मॉडल, किसके लिए? सेम क्लास ऑफ पीपी के लिए। फॉर एग्जांपल आपकी बिल्डिंग है, आपने कॉस्ट मॉडल यूज किया हुआ है, ठीक है। आपका पहले एस्टिमेशन था 5 लाख रुपए 3 साल पहले, और आज आपको लगता है कि खर्चा आएगा 8 लाख रुपए, खर्चा आएगा 8 लाख रुपए। आपकी आज की प्रेजेंट कॉस्ट
आज के टाइम पे आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू वो 8 लाख आएगी। पहले कितना था? 5 लाख। आज कितना? 8 लाख। कितने बढ़ गए? 3 लाख। 3 लाख का इंक्रीमेंट हुआ, मतलब असेट की वैल्यू तो बढ़ गई 3 लाख से, और 3 लाख की क्या बढ़ जाएगी? आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी बेटा। डबल एंट्री है बेटा। असेट अकाउंट डेबिट, 3 लाख से असेट बढ़ गई, तो 3 लाख से अगर असेट बढ़ गई मतलब कॉस्ट ज्यादा हो गई, तो आपकी जो लायबिलिटी है 3 लाख रुपए से वो भी बढ़ जाएगी बेटा। लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? AS10 की हम असेट की बात कर रहे हैं। अगर कोई इसमें चेंज आता है तो आपकी वो कॉस्ट के अंदर सीधा सा ऐड हो जाएगा, बस खत्म, कुछ नहीं है, खत्म। अगर कोई चेंज आता है तो वो सीधा ऐड हो जाएगा, और ऐड होने के बाद डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा वो तो आपको पता ही है कि जब कोई चेंज होता है हम उसी टाइम से, उसी डेट से आगे का जो डेप्रिसिएशन है वो निकालना स्टार्ट कर देते हैं, रिवाइज डेप्रिसिएशन। समझ गए ना ये बात को? सर अगर वैल्यू कम हो गई, तो पहले 5 लाख थी अब 4 लाख रहेगी, तो क्या होगा बेटा? 1 लाख की वैल्यू कम हो गई, मतलब असेट में से 1 लाख रुपए आपको माइनस करने पड़ जाएंगे सीधा कॉस्ट मॉडल से, क्योंकि आपका ये सीधा कॉस्ट मॉडल है। आप 1 लाख रुपए माइनस कर देना, और 1 लाख से क्या होगा? आपकी जो लायबिलिटी है वो कम हो जाएगी। समझ गए ना? इज इट अंडरस्टैंडेबल और नॉट? यस सर, बहुत बढ़िया। अब आता है आपका रिवैल्यूएशन मॉडल। इसके आप शॉर्ट नोट भी बना सकते हो खुद के लैंग्वेज के अंदर, ताकि आपको बाद में पढ़ने में आसानी हो। अगर आप ये सोचोगे ना मुझे ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, कभी सीख नहीं पाओगे। अगर खुद से मेहनत करोगे ना, खुद से बनाओगे, अभी 15 मिनट फालतू लग जाएंगे आपको, लेकिन वो चीज काम आएगी आपकी। दिस इज योर वैल्यू। जब आप पास हो जाओगे ना तो आपको लगेगा पता कि यस, हक से, यस दिस इज माई राइट, मैं पास होना बनता था, मेरे अकाउंट में 100 नंबर आए, मैं लेके आनी थी 100 नंबर, वैसे नहीं दिए इंस्टीट्यूट ने, मैं लिख के आई हूँ, मैंने मेहनत की तभी नंबर आए मेरे, अदरवाइज नंबर मेरे नहीं आने चाहिए। तो आपको वैसे ही करना है। अब आपका है ये रिवैल्यूएशन मॉडल। अब एक बात बता बच्चा, रिवैल्यूएशन मॉडल है मतलब कि आपने असेट की वैल्यू या तो इंक्रीज किया होगा या तो डिक्रीज किया होगा। अंडरस्टैंडेबल और नॉट? यस सर, बिल्कुल सही जवाब सर। अगर कोई चेंज आता है आपकी डीकमीशनिंग कॉस्ट के अंदर, अगर कोई चेंज आता है आपकी डीकमीशनिंग कॉस्ट के अंदर, तब क्या करोगे? मान लो अब इसमें क्या हो सकता है, रिवैल्यूएशन के अंदर क्या हो सकता है, रिवैल्यूएशन गेन भी हो सकता है। होगा ना गेन? कहां पड़ा होगा वो? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर होगा। वो गेन कहां होगा? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर होगा। अगर आपकी चेंज होती है डीकमीशनिंग कॉस्ट, मतलब अगर वो कम हो जाती है, अगर पहले थी 5 लाख रुपए, ध्यान से सुनना, कान खोल लो अपने। हाँ, अगर पहले थी 5 लाख रुपए, अब हो गई 4 लाख रुपए। कॉस्ट कम होने का मतलब पता है क्या है बेटा? कॉस्ट कम होने का मतलब क्या है? आपकी एक टाइप से इनकम हो गई, अगर आप यूज कर रहे हो रिवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट कम होना, असेट की वैल्यू कम होना, मतलब कि आपकी इनकम हो गई। जो चेंज आया है ना बेटा, वो आपको रिवैल्यूएशन गेन के अंदर क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। दिस इज अ चेंज, दिस इज द चेंज। समझ गए ना? अगर आपकी कॉस्ट कम हो गई मतलब आपकी इनकम हो गई। अगर आपकी कॉस्ट कम हो गई, समझ लेना आपकी इनकम हो गई। और अगर इनकम हो गई तो आपको वो इनकम रिवैल्यूएशन गेन के अंदर ऐड करनी पड़ जाएगी, अगर आप रिवैल्यूएशन मॉडल को चूज कर रहे हो। लेकिन अगर हम कॉस्ट मॉडल को चूज करते हैं, उसमें सीधी बात बोलता है, अगर कोई वैल्यू कॉस्ट का कम हुई है तो असेट की कॉस्ट में से माइनस कर दो, अगर वैल्यू इंक्रीज हो गई कॉस्ट की तो असेट की कॉस्ट में ऐड कर दो। लेकिन अगर बात चल रही है रिवैल्यूएशन मॉडल की, वो असेट ऑलरेडी फेयर वैल्यू पे है बेटा, हम क्यों उसकी कॉस्ट के अंदर छेड़खानी नहीं कर रहे? हम क्यों उसकी कैरिंग अमाउंट के अंदर छेड़खानी नहीं कर रहे? क्योंकि उसकी वैल्यू ऑलरेडी फेयर वैल्यू पे है। हम उसके अंदर अगर छेड़खानी करने जाएंगे तो पूरे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हिल जाएंगे हमारे। तो अगर कोई इनकम है आपकी, मतलब इनकम कब होगी? जब आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, जब आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो जो इनकम होगी वो रिवैल्यूएशन गेन के अंदर ऐड कर देना बेटा। और अगर कोई एक्सपेंस हो गया, अगर कोई एक्सपेंस हो गया तो क्या करोगे? मतलब कॉस्ट बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ गई तो पहले जो कॉस्ट बढ़ी है उसको पहले जो रिवैल्यूएशन गेन आया उसमें से माइनस करना पड़ेगा, उसमें से माइनस करना पड़ेगा। और बाकी कहां जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। बाकी कहां जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। इट इज अंडरस्टैंडेबल बेटा। अगर गेन हुआ, गेन कब होगा? जब कॉस्ट कम होगी।
डाल दो रिवैल्यूएशन के अंदर, उससे आपकी जो लायबिलिटी है वो कम हो जाएगी। अगर हुआ क्या, कॉस्ट बढ़ गई, मतलब फ्यूचर में पैसे ज्यादा पे करने पड़ेंगे, मतलब लायबिलिटी बढ़ गई, तो उससे क्या होगा, जो भी रिवैल्यूएशन गेन है आपके पास पहले, उसमें से पहले माइनस कर दो। अगर कुछ अमाउंट बच जाता है, कॉस्ट ज्यादा थी और गेन सेट ऑफ नहीं कर पाया, बाकी अमाउंट कहां लेके जाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर लेके जाओगे आप। सीधी सीधी बात है, समझ गए ना। देखो ये लिखा होगा चेंज इन डिकमिशनिंग। अगर कॉस्ट मॉडल है आपका तो कुछ नहीं करना, आपकी सीधा के सीधा असेट में से कम हो जाएगी इन द करंट पीरियड, इन द करंट पीरियड। अगर रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे हो, डिक्रीज इन द लायबिलिटी, बताया था कॉस्ट कम हो गई, सीधा का सीधा गेन हो गया, रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर ऐड कर दो, ठीक है ना, सीधा का सीधा रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। और सर अगर आपका उस टाइम लॉस होता रिवैल्यूएशन का, अगर आपका उस टाइम, ध्यान रखना कुछ नहीं है, अगर आपका पहले रिवैल्यूएशन का लॉस होता, अगर आपका पहले रिवैल्यूएशन का लॉस होता, वो कहां आता, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आता। अब आपका मॉडल कौन सा है, रिवैल्यूएशन मॉडल, और आपका लॉस ऑलरेडी हुआ हुआ है, आपका क्या है, रिवैल्यूएशन डिक्रीज है, तो क्या करोगे बेटा, जो भी गेन हुआ पहले उसको प्रॉफिट एंड लॉस से सेट ऑफ कर दो, कि जो आपका रिवैल्यूएशन का लॉस पहले है प्रॉफिट लॉस में, वो सेट ऑफ कर दो, और बाकी का जो गेन बचा वो कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर जाएगा, आपके सरप्लस के अंदर। और अगर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, वो कहां जाएगी बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। लेकिन अगर कोई रिवैल्यूएशन गेन पड़ा है तो पहले वहां से सेट ऑफ हो जाएगी, उसके बाद जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से पढ़ना, जो मैंने बताया है ये आपके सामने दिया हुआ है, ये आपका हो गया। अब एक क्वेश्चन है बेटा इंश्योरेंस वाला, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, स्टार मार्क करो, करो स्टार मार्क, स्टार मार्क करो। ये क्या बोलता, ये क्वेश्चन बाद में समझाया जाएगा आपको। ये इसने किया गया चप्पूनाथ क्वेश्चन है, ये चप्पूनाथ क्वेश्चन समझते हो, मतलब ये क्या बोलता, क्या बोलना चाह रहा है, कहता आपके एक असेट था, आपके पास असेट था, और वो असेट आग की वजह से खराब हो गया, उसमें अंदर आग लग गई, वो असेट खत्म हो गया, कोई काम का नहीं बचा असेट आपके। और अगर असेट नहीं काम का बचा, अगर सेल आग लगी उसके अंदर, मतलब आपका नुकसान हो गया। ऑब्वियस ही बात है ना बेटा, कोई आपके पास पेन है, लाखों पेन है, लाखों पेन, अब पेन नहीं, मान लो आपके पास है, क्या आंसर दें, आपके पास क्या एग्जांपल है, लैपटॉप है आपके पास, कंपनी के पास 100 लैपटॉप हैं जिसमें एम्प्लॉय काम करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, कंपनी के लिए क्या बन गए, वो असेट बन गए, कंपनी के लिए वो क्या है, पीपीई है, समझ गए ना। और उस फैक्ट्री में आग लग गई और 100 के 100 लैपटॉप राख हो गए। अब लैपटॉप राख हो गए, मतलब कि लैपटॉप की वैल्यू तो बची नहीं बेटा, जब वैल्यू बची नहीं है तो पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा, आपकी जो लैपटॉप्स हैं वो डी रिकॉग्नाइज हो जाएंगे। एंट्री क्या पास करोगे, अगर असेट खत्म हो गए क्या करोगे, टू असेट अकाउंट, असेट खत्म हो गई, किससे डेबिट करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस से डेबिट करोगे पूरी की पूरी अमाउंट को। अब मान के चलो उस लैपटॉप के ऊपर कंपनी का इंश्योरेंस था, आपने इंश्योरेंस कंपनी से उसका इंश्योरेंस कराया हुआ था। इंश्योरेंस का मतलब है कुछ हो जाता है तो उसके पैसे मैं नहीं भुगतूंगा, इंश्योरेंस कंपनी मुझे वापिस दे देगी। तो उस केस में क्या होगा, क्या आप उन असेट को वहीं शो करोगे, तो क्या आप उन असेट को वहीं शो करोगे। इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है कि ये काम करना, लैपटॉप पे आग लग गई, हम आपको नए लैपटॉप दे देते हैं। आप क्या बोलते हो, ठीक है सर, हमें नए लैपटॉप तो मिलने ही वाले हैं ना, हम क्यों एंट्री करें, लैपटॉप है तो सही, नहीं मिल जाएंगे, हम क्यों नहीं एंट्री करें। नहीं कर सकते बेटा, जो लैपटॉप खराब हो गए उसको तो राइट ऑफ करना ही पड़ेगा, और जो नए लैपटॉप आएंगे उसको आपको सेपरेटली नया बुक करना पड़ेगा। समझ गए ना बेटा, आपको वो डी रिकॉग्नाइज करना ही पड़ेगा, उसका लॉस बुक करना ही पड़ेगा, चाहे बाद में आपको पैसा मिले, नए लैपटॉप मिले, फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, क्योंकि वो दूसरी बात है, वो नई बात है, वो नया असेट है। समझ गए ना, ये चीज है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब आता है डी रिकॉग्निशन, डी रिकॉग्निशन। उससे पहले क्या आता है, रिटायरमेंट। बताया गया था ऊपर आपको, दो होते हैं, एक होता है रिटायरमेंट और एक होता है डी रिकॉग्निशन। रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है, सर ये असेट हमारे काम की नहीं है, हम इसको
हेल्ड फॉर डिस्पोजल करना जरूरी है। देखो हेल्ड फॉर डिस्पोजल, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हेल्ड फॉर डिस्पोजल लेके आना जरूरी है बेटा। अगर हेल्ड फॉर डिस्पोजल नहीं आए तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी आपको। अगर ये हेल्ड फॉर ना होता डिस्पोजल, ये कभी भी नहीं जाता रिटायरमेंट के अंदर। इस पे फिर क्या होता है, इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता ही रहता। लेकिन अगर ये हेल्ड फॉर डिस्पोजल डाल दिया, मतलब कि हमारे काम का नहीं है, हम इसको बेचना जा रहे हैं, हमने इसको हेल्ड फॉर डिस्पोजल डाल दिया, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका रिटायरमेंट। तो इसकी वैल्यू कैसे मेजर करोगे, कहता आइटम ओपीपी, कोई भी आइटम, मतलब कोई भी पार्ट भी हो सकता है उसके अंदर, आइटम ओपीपी ही रिटायर फ्रॉम एक्टिव यूज, काम आ रही थी लेकिन अभी हमारे काम की नहीं है, हमने उसको रिटायर कर दिया, एंड हेल्ड फॉर डिस्पोजल। ठीक है, शुड बी स्टेटेड एट द लोअर ऑफ, मतलब कि लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट एंड एनआरवी, कैरिंग अमाउंट एंड एनआरवी, समझ गए ना कैसे। मान लो आपकी बुक वैल्यू थी असेट की 10 लाख रुपए, समझ गए, ठीक है। अब आप बोलते मेरे किसी काम की नहीं है मशीनरी, मैं इसको हेल्ड फॉर कर रहा हूं डिस्पोजल। अब आप जिस दिन आपने उसको बोला कि मैं उसको रिटायर कर रहा हूं, जिस दिन आपने बोला कि मैं उसको रिटायर कर रहा हूं एक्टिव यूज से, दिस इज योर कैरिंग अमाउंट 10 लाख रुपए उस डेट की। आपको उस असेट की एनआरवी भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एनआरवी भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब उसकी मान लो एनआरवी आ रही है 2 लाख रुपए, तो वो किस पे बुक होगा आपकी बैलेंस शीट में, वो हेडिंग आ जाएगी हेल्ड फॉर डिस्पोजल, किस पे, 2 लाख रुपए में। क्यों लिखा हुआ है ना, लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट एंड एनआरवी, लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट एंड एनआरवी। सर लेकिन ये तो 10 लाख की जगह 2 लाख की बुक होगी, बाकी 8 लाख रुपए का क्या होगा, 8 लाख रुपीस का क्या होगा सर, 8 लाख रुपए का बेटा आपका लॉस हो जाएगा, वो आपको चार्ज करना है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। ये लिखा हुआ है नोट डाल के, यहाँ पे नोट, क्या नोट डाला है इसने, देखते हैं सर। बाबूजी जरा धीरे चलो, बिजली गिरी या बिजली गिरी, ये नोट है। एनी राइट डाउन इन द रिगार्ड शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली इन द प्रॉफिट एंड लॉस। एंड ये चीज आप AS2 के अंदर भी पढ़ के आए थे इन्वेंटरी के अंदर, कि इन्वेंटरी शुड बी वैल्यू एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। अगर कुछ भी कम होता, अगर एनआरवी कम है, कॉस्ट ज्यादा है, हम किस पे मेजर करते, एनआरवी पे। और जो कॉस्ट और एनआरवी का जो डिफरेंस आता कहां जाता, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। क्यों, यू कैन नॉट ओवर वैल्यू योर असेट, समझ गए बेटा। अब आता है डी रिकॉग्निशन, द कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी शुड बी डी रिकॉग्नाइज्ड, मतलब लिखो यहां पे खत्म हो जाना, बैलेंस शीट से कांटा मार देना, मतलब या तो उसको बेच देना, ऑन डिस्पोजल मतलब बेच देना, या तो सेल कर देना, या एंटरिंग इनटू फाइनेंस लीज। इसका मतलब क्या होता है बेटा, आप जब सेकंड ग्रुप में जाओगे उसमें एक AS19 होगा, उसमें इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा, अभी आपके सिलेबस में नहीं है। या डोनेशन, किसी को दान कर देना, कोई बंदा था कहता मुझे बिल्डिंग चाहिए, वो आप कंपनी, महान कंपनी, आप कंपनी बोलती ले जाओ असेट, ले जाओ मेरे से, मैं नहीं काम करना, जा, तो क्या हो जाएगा डिस्पोजल, वो भी आप सेल मान लेना, ठीक है ना। एंड जब आपको लगता है कि कोई भी फ्यूचर बेनिफिट आने के आसार नहीं है अपनी कंपनी के ऊपर, ये बिल्डिंग से कुछ नहीं मिलने वाला, तब वो खत्म हो जाएगी आपकी बिल्डिंग। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अरे बहुत सिंपल है बेटा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करोगे बेटा, इसमें नेट डिस्पोजल प्रोसीड, अगर आपने कोई सेल किया मशीनरी, कुछ भी सेल कर दिया, कुछ भी दे दिया, कोई पैसा आता है आपके पास, आता है ना, अगर उसमें से माइनस कर दो क्या, कैरिंग अमाउंट ऑफ द आइटम, ऑब्वियस ही बात है, क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा, सिंपल, खत्म। कोई भी वैल्यू आई, हमने कोई चीज सेल करी, मान लो मेरे पास 5 लाख रुपए आ गए सेल करने के, और मेरी कैरिंग अमाउंट थी 5.5 लाख रुपए, मतलब मैंने 5.5 लाख रुपए की चीज 5 लाख में बेच दी, तो क्या हो गया, 50,000 का नुकसान हो गया बेटा, समझ गए ना। अगर मैंने किसी को दान में दे दिया तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, तो कहां लेके जाओगे नुकसान को, प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाओगे, समझ गए ना इस बात को। अब वो जो गेन आएंगे, गेन शुड नॉट बी क्लासिफाइड एज रेवेन्यू एज इन द AS9, कहते जो गेन आएंगे वो आपकी रेवेन्यू नहीं होगी, तो हम AS9 में पढ़ लेंगे। अगर मेरा गेन होता ऑर्डिनरी कोर्स में, मतलब मेरी वो इन्वेंट्री होती, क्योंकि अगर हम कोई चीज सेल करते हैं द ऑर्डिनरी कोर्स, वो क्या होती है, इन्वेंट्री। अगर कोई गेन उसका आता है तो वो क्या होती है, हमारी रेवेन्यू होती है। ये हम AS2 के अंदर भी पढ़ के आए थे, समझ गए ना बेटा। गेन कैसे निकलेगा, गेन या लॉस,
जो वैल्यू आई हमारे पास, जितना कैश आया, जो चीज आई माइनस जितनी हमारी कैरिंग अमाउंट थी, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, गेन या लॉस। वो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर चला जाएगा। और ये है इसके डिस्क्लोजर, क्या क्या बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर आएंगे। आपको बताया गया था कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसका आने का कारण क्या था, डिस्क्लोजर। और इससे क्या होगा, ये देने क्यों कंपलसरी है, आपको AS1 के अंदर भी समझाया गया था कि डिस्क्लोजर्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज देने इसलिए जरूरी है क्योंकि कंपनी की जो अकाउंटिंग पॉलिसी है वो चेंज हो सकती हैं, कंपनी के जो डेप्रिसिएशन मेथड है वो चेंज हो सकते हैं, कंपनी का जो बेसिस ऑफ मेजरमेंट है वो चेंज हो सकता है, कंपनी की एक्सपेक्टेशन चेंज हो सकती है। तो दैट्स व्हाई डिस्क्लोजर देना कंपलसरी है। इसको पढ़ लेना, ये हमेशा आएंगे ईच क्लास ऑफ पीपी। द मेजरमेंट बेसिस, बताओ भैया कौन सा मॉडल यूज किया है, कॉस्ट या रिवैल्यूएशन मॉडल, डेप्रिसिएशन कौन सा मेथड यूज किया है, स्ट्रेट लाइन प्रोडक्शन, WDV, SVV, फलाना डिमका, जो भी है, कितनी यूजफुल लाइफ है, क्या कैरिंग अमाउंट है, क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है एट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ पीरियड, एंड उसकी एक प्रॉपर रिकंसिलिएशन आपको देनी पड़ेगी। आप मत पढ़ना, एडिशनल डिस्क्लोजर पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, ये भी पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, ये भी पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। इसको आप काट देना, कोई काम का नहीं है आपके, इसको आप काट देना, कोई रिक्वायरमेंट के नहीं है आपके। डिस्क्लोजर्स काट देना, आपके लेवल पे बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। अब हमारा सर ये AS भी कंप्लीट हो गया, हमारा ये AS भी कंप्लीट हो गया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मतलब क्या क्या कंप्लीट हो गया अपन का, AS1 भी कंप्लीट हो गया, AS2 भी कंप्लीट हो गया, AS10 भी कंप्लीट हो गया। ये हमारा पेंडिंग है, ये भी हमारा पेंडिंग है, हम इसको बाद में करेंगे बेटा। AS11 को हम बाद में करेंगे, ये और ये 2 AS से बाद में करेंगे अपन। अपने 3 कंप्लीट हो गए, सिर्फ 3 बचे हैं। ये 1 लेक्चर का है, ये भी 1 लेक्चर का है, ये 2 लेक्चर का है। मतलब मान के चलना AS कंप्लीट होने में ज्यादा टाइम नहीं बचा है। अब सर इसके क्वेश्चन, इसके जो भी क्वेश्चन होंगे AS, इसके जो भी क्वेश्चन है आपके, ये आपके होमवर्क हो जाएंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास है, तो वो सोल्व हो जाएंगे, मुझे पता है। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, हर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। एंड ये कुछ एक क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये आपके होमवर्क के लिए है बेटा, आपको होमवर्क करना है, ये आपके होमवर्क के लिए है क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर होमवर्क। 10 क्वेश्चन है आपके, 10 क्वेश्चन है, ये आपके होमवर्क के लिए हैं। समझ गए या नहीं समझे, बताओ बेटा, समझे या नहीं समझे, आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। ये मैं टेलीग्राम पे छोड़ दूंगा, आपको क्या करना है, इसका प्रिंट आउट लेके क्वेश्चन सोल्व करने हैं। इसके आंसर आपको मिल जाएंगे 2 दिन के बाद, इसके आंसर आपको 2 दिन के बाद मिल जाएंगे। इस क्वेश्चंस के जो भी सोल्यूशन होंगे आपको 2 डेज के बाद मिल जाएंगे। एक भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ना, अपनी माइंड यूज करना इस क्वेश्चन के लिए। एक तो क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 7 भी जबरदस्त क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 8 भी शानदार क्वेश्चन है बेटा। ये भी 9th भी शानदार क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन सारे बढ़िया, आपको अपने कॉन्सेप्ट को यूज करना है बेटा। अगर कॉन्सेप्ट को यूज करके दिखा दिया तो कोई नहीं हरा सकता आपको, अगर आपने कॉन्सेप्ट का यूज किया तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता। समझ गए ना। ये 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 था, एंड क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। आप इसको ट्राई जरूर करना, 12वां लेक्चर देखने से पहले ट्राई जरूर करना। जब मैं 12th लेक्चर पे आऊंगा, उसके अंदर मैं बता रहा हूं आपको, मैं 3 क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, बाकी आपके होमवर्क रहेंगे। एक तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करवाऊंगा, क्वेश्चन 7 कराऊंगा सोल्व, ठीक है बेटा, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। और एक ये आपका सेम क्वेश्चन है, एक मैं क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करवाऊंगा, और एक मैं क्वेश्चन नंबर 7th हो गया, 9th हो गया, बस यही क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। बाकी आपको खुद से ही सोल्व करने हैं, लेकिन ये क्वेश्चन भी आपसे सोल्व हो जाएंगे, सच सच बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएंगे, चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है। ये आपको इसको ध्यान से पढ़ना है बेटा, बहुत इंटरेस्ट आता है यार, समझ रहे हो ना, फीडबैक जरूर दो बच्चा, ओ बच्चा समझ गए ना बेटा, हाँ सर समझ गए। अभी हम करते हैं इसके एग्जाम के क्वेश्चन। 2 बार क्वेश्चन पूछे हैं, अब आपको दिखाता हूं एग्जाम में क्या पूछा गया। ये क्वेश्चन तो आपके वैसे ही हैं, क्वेश्चन बैंक भी मेरा मिल जाएगा जिसमें भर भर के क्वेश्चन होंगे, ये तो वैसे आपकी प्रैक्टिस के लिए है, क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा। अभी हम करते हैं सोल्व एग्जाम के क्वेश्चन, जो एग्जाम में आए हैं, आप खुद ही सोल्व करोगे, आप देखना, आप उन क्वेश्चंस को खुद ही सोल्व करोगे, आप देखना। चलिए
बढ़ते हैं एग्जाम के अंदर। दिस इज क्वेश्चन पेपर एंड मैंने लिखा हुआ है कि ये कब कब पूछा गया है। एएस 10 का क्वेश्चन एक तो नवंबर 20, समझ तो ना, जिसमें आप फाउंडेशन पास करके आए हो बेटा। नवंबर 20 एग्जाम में फाउंडेशन पास करके आए नहीं करके आए? सर करके आए हैं ना। तो इसमें इंटर में पहला क्वेश्चन ही कंपलसरी में पहला पार्ट किसका पूछा हुआ है? इसी का पूछा हुआ है, एएस 10 का। क्या सवाल पूछा है? बहुत ही इजी सवाल है, 5 नंबर मुफ्त के। ले जाओ, लेकिन टेक्निकल भी है बेटा, मार खा जाओगे। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे तो दिक्कत हो जाएगी, मार खा जाओगे। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कंपलसरी क्वेश्चन, ए पार्ट 5 नंबर का। ए लिमिटेड हैज फॉलोइंग एसेट, ये पार्ट नहीं है, फॉलोइंग एसेट है। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। 31 मार्च मतलब कि ईयर एंडेड मतलब कि 1 अप्रैल 19 से लेके आपको 31 मार्च 20 तक एक साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। कोई बड़ी बात नहीं है सर, इसमें क्या दिक्कत है सर, कर देंगे कैलकुलेट। ये तो बहुत ही आसान काम है हमारे लिए बेटा, जितना लगता है उतना आसान नहीं है ये क्वेश्चन। इंस्टीट्यूट ने चालाकी से सवाल पूछा हुआ है। पहला पार्ट, मशीनरी परचेज फॉर 10 लाख, ध्यान से पढ़ना। सर कान बहरे हो जाएंगे हमारे, भाई हो जाएंगे, मैं क्या करूं, मुझे मार्क्स चाहिए आपके। लेकिन कॉन्सेप्चुअली हम इसमें कोई ये नहीं करेंगे हमने ये कर दिया वो कर दिया, अरे सिंपल कॉन्सेप्ट की बात है बेटा। क्या बोलता फर्स्ट, मशीनरी परचेज, एक मशीनरी, चारों अलग अलग हैं, हम फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे। मशीनरी परचेज फॉर 10 लाख, नवंबर 20 का क्वेश्चन पेपर है, आपको क्वेश्चन बैंक के अंदर भी मिल जाएगा, लेकिन आपके लिए जो आपके रेफरेंस है उसके लिए। मशीनरी परचेज फॉर 10 लाख, 10 लाख की परचेज करी। कब परचेज करी? 1 अप्रैल 15 को, ठीक है सर। एंड उसके साथ रेजिडुअल वैल्यू, जो उस मशीन की रेजिडुअल वैल्यू है आफ्टर यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर, मतलब कि आपने मशीनरी कब परचेज करी? 1 अप्रैल 2015 को। एंड जो उस मशीन की रेजिडुअल वैल्यू है 5 साल के बाद बेस्ड ऑन 2015 प्राइस 10 लाख रुपए, मतलब कि मशीनरी का जो परचेज प्राइस कितना है? 10 लाख, और मशीनरी की जो रेजिडुअल वैल्यू है कितनी है? 10 लाख। क्या कोई डेप्रिसिएशन आएगा? सर नहीं आएगा, पागल बना गया आपको ये पागल बना गया। इसमें आएगा नो डेप्रिसिएशन। क्यों नहीं आएगा? आपको बताया था डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होता है? डेप्रिशिएबल अमाउंट के ऊपर। और डेप्रिशिएबल अमाउंट कैसे कैलकुलेट की जाती है? जो भी मशीनरी की कॉस्ट या रिवैल्यूएशन अमाउंट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, 10 लाख की कॉस्ट है, 10 लाख की आरवी है, तो जीरो बचा जीरो, जीरो बटा जीरो बटे सन्नाटा, तो डेप्रिसिएशन क्या आएगा इसका? जीरो, नहीं आ सकता। अगला, लैंड फॉर 50 लाख, फिर से गेम खेल गया आपके साथ। लैंड पे कभी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, बताया है आपको 2-3 बार, लैंड पे कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। समझ गए बेटा? क्योंकि इसकी लाइफ होती है अनलिमिटेड। थर्ड पार्ट, ए मशीनरी इज कंस्ट्रक्टेड फॉर 5 लाख, 5 लाख की आपने खुद से मशीनरी बनाई, क्योंकि वे भी आपका असेट है। फॉर इट्स ओन यूज, यूजफुल लाइफ 10 साल, जिसकी यूजफुल लाइफ कब है? कितनी है? 10 साल की। कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड ऑन 1 अप्रैल 19, 1 अप्रैल 19 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, मतलब कि अवेलेबल फॉर यूज कब से है? अवेलेबल फॉर यूज कब से है? 1 अप्रैल 19 से, ठीक है सर। बट द कंपनी डज नॉट यूजिंग द मशीनरी, पूरे साल कंपनी ने मशीन यूज नहीं करी, पूरे साल कंपनी ने मशीन यूज नहीं करी, तो हम क्या करें? नहीं करी तो हमको तो पता है ना, हम तो कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं ना कि डेप्रिसिएशन इज स्टार्टेड व्हेन इट इज अवेलेबल फॉर यूज। फर्क नहीं पड़ता कंपनी ने यूज किया नहीं की, हम तो लगाएंगे। कितना डेप्रिसिएशन आएगा बेटा? 5 लाख कॉस्ट है, कोई आरवी है? जीरो। कितनी डेप्रिसिएशन अमाउंट बन गई? 5 लाख। यूजफुल लाइफ कितनी है? 10 लाख, क्योंकि हमको वो सिस्टमैटिक बेसिस पे एलोकेट करना पड़ता है। तो मान लेंगे कि हमने इसको यूज किया है स्ट्रेट लाइन मेथड, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 50,000। डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ जाएगी 50,000 इस साल की, ठीक है बेटा, इसने लिखा भी हुआ है। अगला, फोर्थ, मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 17, 1 अप्रैल 17 को परचेज की 50,000 रुपए की। बहुत ही बढ़िया सर, विद यूजफुल लाइफ ऑफ 5 इयर्स, लाइफ 5 साल की है। एंड रेजिडुअल वैल्यू इज नील, उसकी जो रेजिडुअल वैल्यू है वो है 0, जीरो। ऑन 1 अप्रैल 19, 1 अप्रैल 19 को मैनेजमेंट बोलती है कि अब ये सेट सिर्फ 2 साल और ही जीवित रह सकती है। तो एक बात बताओ, 1 अप्रैल 17 को इसका एनुअल चार्ज क्या बनता? 50,000 माइनस आरवी 0 डिवाइड बाय लाइफ कितनी? 5, मतलब हर साल कितना? 10,000।
तो एक बात बताओ, 1 अप्रैल 19 को कितनी कैरिंग अमाउंट आ रही होगी? सर 1 अप्रैल 17 से लेके 1 अप्रैल 31 मार्च 2018 तक कितना लगेगा डेप्रिसिएशन? 10,000। कितनी बची? 40,000। अगले साल कितना लगेगा? 10,000। कितनी बची? 30,000। मतलब यहां पे वैल्यू कितनी थी? 30,000। यहां पे लाइफ बची कितनी थी? 3 साल की, क्योंकि 5 साल की लाइफ थी, 2 साल खत्म कर चुके हैं। यहां पे लाइफ कितनी बची थी? 3 साल की। लेकिन यहां पे क्या बोलता मैनेजमेंट? बोलती कि लाइफ अब 2 साल की रह गई, 3 साल की नहीं रही, सिर्फ 2 साल की रह गई। तो क्या करोगे? क्या बड़ी बात हो गई सर? जिस दिन कोई लाइफ चेंज हो गई, कोई रेट चेंज हो गया, कोई मेथड चेंज हो गया, कोई आरवी चेंज हो गई, जिस दिन चेंज हुआ उस दिन देखो वैल्यू क्या आ रही है? कैरिंग अमाउंट 30,000। क्या कोई आरवी है? नहीं है सर। लाइफ कितनी बची? 2 साल की। तो कितना आएगा? 15,000 आएगा एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज। खत्म। तो इसका आंसर आएगा ₹15,000। क्या कोई आपने कुछ यूज किया, कुछ हाथ पैर चलाए? बेटा ये क्वेश्चन 95% बच्चों का रॉन्ग होगा। क्यों? उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है बेटा आपके लिए, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। मैंने कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं चलाया यहाँ पे, आपके कॉन्सेप्ट की ही बात की है। 5 नंबर फ्री के, देख सकते हो आप। फ्री के नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखने के हैं। समझ गए ना? चलो, अब एक क्वेश्चन और पूछा गया बेटा इसमें से आपके लिए। ये पूछा गया बेटा नवंबर 18 के अंदर। चलिए, और यहां भी फर्स्ट क्वेश्चन का यहां भी बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। दिस इज क्वेश्चन AS10। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? सेम एज स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल का सेम टू सेम क्वेश्चन उठ के पूछ लिया 5 नंबर का बेटा। कहां है क्वेश्चन? सर बताता हूं कहां है क्वेश्चन। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप भी पढ़ के रैंक मार जाओगे बेटा। आप भी हिम्मत नहीं हारोगे इस क्वेश्चन को देखते हुए। ये देखो कहां है सेम क्वेश्चन। मिल जा आजा, मिल जा हमें तेरी जरूरत है, कहां गया तू? ये रहा बेटा, ये देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है ये वाला। यहां पर वैल्यू नहीं दी हुई इसने, सिर्फ यहां पे वैल्यू नहीं दी और यहां बोल दिया कि वैल्यू है, यहां पे कुछ नहीं है बेटा। ये आप उसको ध्यान से पढ़ना, आप कर पाओगे इसको भी सोल्व। सेम टू सेम क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा आपको किसका? कोस्ट का। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा? कोस्ट का, कि क्या कोस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है या नहीं है इस चीज पे। पूरा का पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप गलती नहीं कर सकते पूरी की पूरी। ठीक है, चलिए, तो ये खत्म हो गया आपका AS10 मेरी साइड से। AS10 कंप्लीट हो चुका है और ये क्वेश्चन की शीट आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन को जरूर सोल्व करना। कोई नहीं सोल्व होता मेरे से पूछ लेना, लेकिन उससे पहले इसके आंसर अवेलेबल हो जाएंगे आपको 1 दिन के बाद। उसमें देख के आप देख लेना, पहले क्वेश्चन को खुद सोल्व करना, कॉपी लगा लेना बच्चा, कॉपी जरूर लगाना। ठीक है ना? क्वेश्चन सोल्व करना भी काम आएंगे आपके। उसके बाद कोई दिक्कत आएगी, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास है, मेरे से आप पूछ सकते हो। और इसमें से मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 9 में आपको जरूर सोल्व करके दिखाऊं। ठीक है, चलिए अभी चलते हैं 5 मिनट के हमारे ब्रेक के ऊपर, फिर हम अगला AS स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो 5 मिनट का ब्रेक आराम से ले लो, आप भी और मैं भी ले लेता हूं। ठीक है, चलो। सो हे गाइस, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो एक बात बताओ, ब्रेक कितने टाइम का लिया आपने? सर हमने तो ब्रेक लिया ही नहीं, हम ब्रेक नहीं लेते, क्योंकि आपकी वीडियो के अंदर ब्रेक वाला कंटेंट होता ही नहीं। आप बोलते हो ब्रेक ले रहा हूं, उसके बाद फिर से वापस आ जाते हो 1 सेकंड के अंदर ही वीडियो के अंदर। तो हमें तो टाइम नहीं मिलता ब्रेक लेने का, तब भी बोल रहा हूँ टाइम नहीं मिलता। जब बोलता हूँ ब्रेक ले लो, वीडियो को पॉज करके ब्रेक लेके 5-10 मिनट का फिर आना, उससे क्या होगा ना, आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, अब हम कौन सा AS पढ़ने जा रहे हैं? अब एक और नया AS आपकी लाइफ में आ जाएगा, आपकी जिंदगी में आ जाएगा, आपको परेशान करने, जिसका नाम है AS12। अभी तक कौन कौन से AS पढ़े? AS1 पढ़ लिया जी, AS2 पढ़ लिया जी, AS10 पढ़ लिया जी, 3 पढ़ लिए। अब कौन सा पढ़ेंगे? AS12 पढ़ने जा रहे हैं अपन। AS12 बहुत ही छोटा AS है और 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। हलवा AS है, बहुत ही आसान है, कॉन्सेप्चुअल AS है। इसका नाम है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। AS12 का नाम है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। चलिए, AS12
अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। सर फिर से वही सवाल हमारे माइंड में आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, अब आपके दिल में क्या ख्याल आ रहा है कि एएस क्यों आया? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, ये आगे भूल गया चलो भूल गया। अकाउंटिंग ग्रांट, सर ये हमारी लाइफ में क्यों आया, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं एएस, और इसके आने का कारण क्या था, पर्पस क्या है इसके आने का? अभी मैं ज्यादा अंदर जाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। पर्पस क्या है, एक बात बताओ दोस्तों, नाम क्या है, नाम में सब कुछ है। अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट मतलब कि गवर्नमेंट अगर कुछ आपको देती है, गवर्नमेंट अगर कुछ आपको देती है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, उसके लिए किसके पास जाओगे? उसके लिए आपको जाना पड़ेगा एएस 12 के अंदर कि हे भगवान, हे एएस जी बताओ हम कैसे अकाउंटिंग करें। अगर ये एएस ना होता, अगर ये एएस ना होता तो हम गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग कैसे करें हमें पता नहीं चलता। कोई कंपनी कुछ करती, कोई कंपनी कुछ करती, तीसरी कंपनी कुछ और फॉर्मूला लगाती, चौथी कंपनी कुछ और करती, और पांचवी कंपनी तो गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज ही नहीं करती, भाड़ में जाओ, क्योंकि एएस उठा ही नहीं उसके अंदर। और एएस हमारे क्या होते हैं, मेन प्रिंसिपल होते हैं। तो इसलिए एएस को लेके आना इंपॉर्टेंट हो गया, जरूरी हो गया। दैट्स व्हाई एएस हमारी लाइफ के अंदर आया, तभी आप इसको रीड कर पा रहे हो, अदरवाइज आप रीड नहीं कर पाते। अगर गवर्नमेंट किसी को क्या देना ही छोड़ दे, क्या गवर्नमेंट ग्रांट, तो एएस नहीं पढ़ोगे फिर आप? नहीं सर ये तो गलत हो जाएगा, गवर्नमेंट का तो काम है खैरात बांटना, खैरात नहीं है उसके हक की बात है ये, ठीक है ना। गवर्नमेंट ग्रांट पढ़ने जा रहे हैं अपन, गवर्नमेंट ग्रांट द्वारा लिखो नाम, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। सबसे पहली बात, हमें इस जो गवर्नमेंट ग्रांट मिली है, अब सर एक बात सोचने वाली है, गवर्नमेंट हमें क्यों पैसा देगी, गवर्नमेंट हमें क्यों देगी ग्रांट? अब सर पहले तो बात है कि इसका मीनिंग क्या होता है। मीनिंग, गवर्नमेंट ग्रांट का मीनिंग क्या होता है समझाया जाएगा, शांति रखो। लेकिन पहले आपके माइंड में ये चीज फिट होनी चाहिए, गवर्नमेंट हमें ग्रांट क्यों देगी, वाई गवर्नमेंट गिव, बताओ गवर्नमेंट क्यों देगी आपको ग्रांट? सोचो 30 सेकंड के लिए सोचो, अपने जो जवाब आ रहे हैं बताओ। स्क्रीन पे मैं नहीं दिख रहा सर, आपको नहीं सुनाई देंगे, तो सुनाई देंगे, हमारे में फील है, कनेक्शन है हमारे के अंदर, हमारे दोनों में आपस में फील है, हम दोनों में कनेक्शन है, तो जरूर सुनाई देंगे। बताओ गवर्नमेंट ग्रांट क्यों देगी आपको? सर बहुत से कारण हो सकते हैं, एक कारण नहीं हो सकता, अनगिनत कारण हो सकते हैं। क्या कारण हो सकता है? अब कोविड आया था बेटा, कोविड आया था, बिल्कुल आया था सर, बिल्कुल आया था, कोई दिक्कत वाली शक वाली बात नहीं। आया था कि नहीं आया था सर, ये तो अभी भी चल रहा है। तो कोविड के लिए मान लो किसी कंपनी डूब गई, कोई कंपनी डूब गई, कोई कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ गई। अब अगर गवर्नमेंट उस कंपनी को नहीं देगी पैसा, वो कंपनी डूब जाएगी। अगर कंपनी डूब गई तो हमारी इंडियन कंट्री का नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कंपनी हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल को अगर अमूल कंपनी बंद हो जाए तो दूध कैसे पियोगे बेटा, घी कैसे खाओगे, अब बटर कैसे खाओगे, चीज कैसे खाओगे, अमूल आइसक्रीम कैसे खाओगे? आजकल तो आइसक्रीम बहुत पसंद है, सभी को आइसक्रीम पसंद है आजकल। क्या बताऊं, मेरी लाइफ में तो काफी बंदे जिनको आइसक्रीम बहुत ज्यादा पसंद है, अगर वो आइसक्रीम नहीं खाते तो हमारे आपस में फाइट हो जाती है, ठीक है। तो आइसक्रीम भी पसंद है। तो अगर अमूल कंपनी के कुछ हो गया, अगर कोविड से कुछ हो गया, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? कंपनी तो बंद हो जाएगी ना। तो गवर्नमेंट का पर्पस है। ये कारण भी हो सकता है कि गवर्नमेंट कंपनी को पैसा दे रही है। क्या गवर्नमेंट जो ग्रांट है सिर्फ कैश में ही होगी बेटा? नहीं बेटा, गवर्नमेंट ग्रांट कैसे भी हो सकती है। आपको पहले ये समझना, गवर्नमेंट ग्रांट कैसे भी हो सकती है। चाहे तो गवर्नमेंट पैसा दे दे आपको कि आप पैसा ले लो, इससे काम कर दो, ये वाला ग्रांट ऐसे भी हो सकती है कि गवर्नमेंट ने किसी कंपनी को पैसा दिया कि आपको अपने कंपनी के जो एम्प्लॉई हैं,
आपको आपके जो कंपनी के एम्प्लॉय हैं जो वहां पे काम करते हैं उनके लिए ये पैसा खर्च करना है, उनके लिए आपको ये फंक्शन करवाना है। हमारी कोई नई स्कीम आई है, क्योंकि गवर्नमेंट्स बहुत स्कीम निकालती है ना। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है, क्या नाम क्या है उनका, मोदी जी, हर रोज कोई ना कोई स्कीम निकालते रहते हैं। ये योजना, ये योजना, ये योजना, ये योजना, तो क्या है वो गवर्नमेंट स्कीम ही तो है, गवर्नमेंट ग्रांट ही तो है। अब गवर्नमेंट कई बार क्या बोलती है कंपनी को कि काम करो कंपनी जी, हाँ जी कंपनी जी, आप लगाओ एक बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाओ, 50% पैसा हम देंगे आपको। क्यों गवर्नमेंट क्यों देगी? क्योंकि भैया अगर अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा बड़ा होगा, अपने देश की वैल्यू बढ़ेगी। अगर अपने देश की वैल्यू बढ़ेगी, बाहर से पैसा आएगा। अगर बाहर से पैसा आया तो जो देश की जीडीपी है वो बढ़ जाएगी, और अगर देश की जीडीपी बढ़ गई तो डॉलर एंड रुपीस का एक्सचेंज रेट है उसमें कमी आ जाएगी, डॉलर टूट जाएगा, और अगर डॉलर टूट गया तो इंडिया की वैल्यू टॉप पे चली जाएगी। समझ रहे हो हर चीज को? कभी कौन सिखाता है, कहां जानते हैं आपको, सिर्फ थोड़ी पढ़ लेते गवर्नमेंट ग्रांट है चलो खत्म करो भाई, ऐसा नहीं चलने वाला। लॉजिक है हर चीज का। गवर्नमेंट ग्रांट क्यों देगी यार? मेरा तो मन में ये सवाल उठता है ना आपके मन में, यार हमें कोई फ्री में चीज क्यों देगा? कोई भी चीज ऐसे नहीं मिलती फ्री में, काम करना पड़ता है। गवर्नमेंट फ्री में क्यों देगी भैया? गवर्नमेंट इसलिए देगी कोई ना कोई काम होगा उसको आपसे। गवर्नमेंट चाहती है हमारा देश अच्छा बने, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अच्छा बने। अब जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के अंदर फैक्ट्री नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है वहां पे। क्यों? क्योंकि वहां पे आर्टिकल 3 था 70 की, वहां पे कोई भी जाके कोई भी बंदा कोई परचेज नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही आर्टिकल 370 हटा दिया गया, वहां पे ओपन मार्केट हो गई। अब वहां पे कोई नहीं है बिल्डिंग। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि फायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, गवर्नमेंट स्कीम निकालती है कि आप वहां पे फैक्ट्री लगाओ, आप वहां पे फैक्ट्री लगाओ। अगर आप फैक्ट्री सेटअप करोगे वहां पे तो 100% पैसा हम दे देंगे आपको, माफ कर देंगे, या 20% पैसा हम दे देंगे आपको। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि आप आओ, पैसा आप लगाओ। और जो मेन होती है ना, जो बैकवर्ड जो होते हैं एरिया आपके, वहां पे कोई काम नहीं करना चाहता, तो गवर्नमेंट बोलती है कि एरिया बैकवर्ड है, वो ये एरिया अच्छा हो जाए, ये जो एरिया है वहां पे एम्प्लॉयमेंट हो जाए। क्योंकि अगर वहां पे अगर आप वहां पे फैक्ट्री नहीं लगाओगे, सेलो कंपनी की फैक्ट्री लगाओगे, तो उससे क्या बेनिफिट होगा? जो वहां पे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, और जैसे ही रोजगार बढ़ता है लोग खाना खा पाएंगे, और उससे क्या होगा, जो कंपनी है उसका भी प्रॉफिट होगा। जो गवर्नमेंट के ऊपर जो एक बहुत बड़ा है बर्डन की अनएम्प्लॉयमेंट, वो भी कम हो जाएगी। तो ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं जिससे ये हमारा स्टैंडर्ड आया। और मुद्दा ये था कि गवर्नमेंट ग्रांट हमें मिलती है, वो ग्रांट क्या होती है, कैसे अकाउंटिंग करनी है, कैसे इसको प्रेजेंट करेंगे, वो बात की बात है। लेकिन आपको पहले तो ये सब अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ग्रांट होती क्या है। गवर्नमेंट पैसा दे रही है आपको, पैसा कौन देगी? गवर्नमेंट देगी बेटा, ध्यान रखना। अगर गवर्नमेंट से पैसा मिलता है तभी ये एएस अप्लाई होगा, अगर किसी और से पैसा मिलता है तभी एएस अप्लाई नहीं होगा। सर गवर्नमेंट का मतलब क्या है? गवर्नमेंट में बी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी गवर्नमेंट, लोकल आपकी जो भी हो सकती है बॉडी, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल। समझ गए ना? कल को बोलते हैं आपके यूएसए वाले कि हमारा तो हिंदुस्तान दोस्त है, हाउडी मोदी, हेलो ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, हम जो करते हैं प्रोग्राम ऑर्गेनाइज, उससे क्या खुश होगा यूएसए? वो बोलता कि हिंदुस्तान की जो कंपनियां हैं हमारा बहुत अच्छा उनसे तालमेल है, तो हम हिंदुस्तान की कंपनियों को 20-20 लाख रुपए की गवर्नमेंट दे देते हैं ग्रांट, किसी काम के लिए, आप ये काम कर दो। तो क्या वो है कवर इसके अंदर? बिल्कुल कवर है सर। अगर इंटरनेशनल की भी कोई गवर्नमेंट है और अगर आपको कोई वो पैसा दे रही है या कोई भी चीज दे रही है, या वो कैश ना दे, वो कुछ भी दे सकती है बेटा, गवर्नमेंट आपको कुछ भी दे सकती है। ध्यान रखना, जो गवर्नमेंट ग्रांट है ना, इट मे बी आपकी मॉनेटरी और इट मे बी नॉन मॉनेटरी, ये चीज को ध्यान रखना। इट मे बी आ मॉनेटरी ग्रांट और इट मे नॉट बी आ मॉनेटरी ग्रांट। इसमें फर्क क्या है बेटा? फर्क ये है कि अगर आपकी मॉनेटरी ग्रांट है तो आपको पैसे मिलेंगे, समझ गए ना? अगर कोई मॉनेटरी ग्रांट है तो आपको उसके पैसे मिल जाएंगे। अभी बेस बना रहा हूं आपका, ताकि आगे दिक्कत ना आए 1% की भी।
अगर कोई मॉनेटरी ग्रांट है मतलब आपको पैसे मिल रहे हैं, एक होती है नॉन मॉनेटरी ग्रांट, मतलब गवर्नमेंट आपको पैसे नहीं दे रही लेकिन बेनिफिट आपको हो रहा है। गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही है आपको लेकिन बेनिफिट हो रहा है आपको इनडायरेक्टली, तो वो भी क्या बन जाएगी, ग्रांट बन जाएगी। सर कैसा बेनिफिट? अरे आपने एक लैंड परचेज करी, मान लो आपको एक लैंड परचेज करनी थी बेटा, लैंड परचेज करनी थी, गवर्नमेंट बोलती ले 5 लाख रुपए मेरे से कैश ले ले और लैंड परचेज कर ले, ये तो क्या हो गया आपका मॉनेटरी होगी ग्रांट। और दूसरा क्या है, दूसरा है नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी का मतलब है गवर्नमेंट बोलती लैंड तू मत परचेज कर, लैंड तेरे को हम देंगे परचेज करके, तू लैंड रख फ्री के अंदर। अब क्या कंपनी ने पैसा खर्च किया? नहीं सर, कंपनी ने तो पैसा खर्च किया ही नहीं। क्या कंपनी के पास कुछ पैसा आया? नहीं सर, कंपनी के पास क्या आई बेटा, कंपनी के पास आई लैंड, उसके पास एक एसेट आ गया, तो ये क्या है, नॉन मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट। समझे फर्क? समझे बबुआ फर्क? समझे ना? बिल्कुल समझ गया सर, या समझ गए ना बेटा? हाँ बहुत बढ़िया। या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लैंड की जो वैल्यू थी वो थी 10 लाख रुपए, ठीक है। अब गवर्नमेंट बोलती तुम काम करो, तुम 10 लाख मत दो, तुम 5 लाख दे दो। गवर्नमेंट बोलती तुम्हें 10 लाख रुपए खर्च करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तुम सिर्फ 5 लाख रुपए खर्च कर दो। आपकी जेब से पैसा कितना गया? 5 लाख रुपए। पैसा तो गया है सर, पैसा गया है, कितना गया? 5 लाख रुपए गया, गया कि नहीं गया? गया सर। मार्केट में वैल्यू कितनी है? 10 लाख। आपने कितने पे किए? 5 लाख। तो ये जो 5 लाख रुपए का गैप है ना बेटा, ये क्या है, नॉन मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट। और अगर इसी के अंदर गवर्नमेंट क्या बोलती, आपने पैसा लगाया 10 लाख रुपए जेब से और गवर्नमेंट बोलती तुम मेरे से कैश ले लो, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए क्या दे रहा हूं, गवर्नमेंट कैश दे रहा हूं, सब्सिडी दे रहा हूं, तो ये बन जाती है आपकी ये बनती है आपकी मॉनेटरी ग्रांट। समझ गए ना क्या फर्क है मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी में, क्या फर्क हो सकता है। गवर्नमेंट ग्रांट कैसे भी हो सकती है, इन कैश भी हो सकती है, इन काइंड भी हो सकती है। गवर्नमेंट ग्रांट या तो कैश में होगी, कैश का मतलब मॉनेटरी ग्रांट, और इन काइंड, काइंड का मतलब क्या है, नॉन मॉनेटरी। कोई उसने आपको असेट दे दिया, कोई नई बिल्डिंग थी, बिल्डिंग दे दी, कुछ भी दे दिया। समझ गए ना, ये क्या होती है, काइंड ऑफ ग्रांट। तो इसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट असिस्टेंस। जो भी गवर्नमेंट ग्रांट है वो गवर्नमेंट की तरफ से क्या है, असिस्टेंस है। असिस्टेंस क्यों, गवर्नमेंट ने आपको हेल्प की है। समझ गए ना, गवर्नमेंट जो है ग्रांट वो क्या है, गवर्नमेंट असिस्टेंस है, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपकी उससे हेल्प करी है। और वो या तो कैश में हो सकती है या इन काइंड हो सकती है। क्यों गवर्नमेंट ग्रांट देगी, गवर्नमेंट ग्रांट देगी ड्यू टू, या तो कैश में ग्रांट देगी, गवर्नमेंट ग्रांट देगी या तो कैश में ग्रांट देगी या इन काइंड ग्रांट देगी। और क्यों देगी, ड्यू टू सर्टेन पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस, ड्यू टू सर्टेन पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस। गवर्नमेंट ऐसे ग्रांट थोड़ी देगी, कुछ तो पर्पस होगा गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट बोलती लो पैसा ये, और ये काम करना इससे, ये लो ये पैसा इससे काम करना, कंप्लायंस करने पड़ेंगे बेटा आपको। जब तक कंप्लायंस नहीं करोगे तब तक पैसा कौन देगा आपको, एक बात बताओ ना। पानी पीने जाते हो, कोई पानी कौन देता है आपको, कोई नहीं देता, बेनिफिट होता है ना, फिर तो कोई काम करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट भी ऐसी है, गवर्नमेंट बोलती नहीं भैया नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ग्रांट हम देंगे या कैश में देंगे, इन काइंड में देंगे, लेकिन कुछ कंडीशन होगी उसके अंदर। अगर गवर्नमेंट ने आपको कोई बड़ी सारी बिल्डिंग दे दी, उसमें ये बोल देगी काम करो, बिल्डिंग ले लो, उसमें ये काम कर देना, उसमें ये काम कर देना, उसमें ये काम कर देना, उसके अंदर ये काम कर देना, मैं कैश पेमेंट दे रही हूं आपको, ये काम करना, आप ये वाला काम कंफर्म होना चाहिए। माना आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन ठीक है मैं पैसा दे रही हूं, लेकिन उस पैसे से आपको भी कुछ खर्चा करना पड़ेगा। ये पकड़ो मेरी तरफ से गवर्नमेंट ग्रांट। तो गवर्नमेंट ग्रांट क्या हो सकती है, गवर्नमेंट ग्रांट क्या है बताओ, गवर्नमेंट ग्रांट क्या चीज है, गवर्नमेंट ग्रांट आर असिस्टेंस। गवर्नमेंट ग्रांट क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट आर असिस्टेंस। समझ गए ना, असिस्टेंस है इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में, या तो कैश की फॉर्म में, या तो कैश दे देगी या इन काइंड दे देगी। इन काइंड का मतलब नॉन मॉनेटरी दे देगी, इन काइंड मतलब क्या है, नॉन मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट। कैश का मतलब सीधा साधा पैसा ले लो बेटा, ठीक है।
क्यों देगी? ड्यू टू सर्टेन पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंसेस। कुछ करना पड़ेगा आपको, इंक्लूडिंग कंडीशन अटैच विथ, और हो सकता है कि वो कुछ इसमें कंडीशन भी लगा दे। गवर्नमेंट हो सकता है कुछ कंडीशन भी लगा दें। क्या कंडीशन लगा सकती है? कि सर ये बिल्डिंग हम आपको दे रहे हैं, इस बिल्डिंग का यूज सिर्फ इसी काम के लिए होना चाहिए, किसी और काम के लिए यूज नहीं होना चाहिए। खबरदार, आपको बोल दिया कि आपको यहां पे बिल्डिंग, मैं पैसे दे रहा हूं आपको, और आपको इस पैसे से क्या बनानी है? बिल्डिंग ही बनानी है। और गवर्नमेंट बोलती भैया ये बिल्डिंग के लिए कंडीशन है कि आपको बिल्डिंग ही बनानी है। अगर आपने बिल्डिंग नहीं बनाई तो दिक्कत हो जाएगी बेटा, क्योंकि एएस क्या बोलता है? एएस एक ही बात बोलता है कि जिस कंडीशन के लिए गवर्नमेंट ग्रांट दी गई है ना, उसी कंडीशन के लिए आपको यूज करनी है। और गवर्नमेंट कुछ भी कंडीशन लगा सकती है कि 5 सालों के लिए आपको यह काम करना कंपलसरी है, 6 सालों के लिए काम करना कंपलसरी है। समझ गए ना? वो गवर्नमेंट की मर्जी है, वो लगा भी सकती है, वो नहीं भी लगा सकती। ठीक है, समझ गए ना बेटा? ये है गवर्नमेंट ग्रांट पूरी की पूरी। दिस इज गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट का मीनिंग मैंने मीनिंग समझा दिया बेटा बातों बातों में। अब एक बात बताओ मुझे, अब मेरी कंपनी है सेलो पेन की, मैं सेलो पेन बेचता हूं। अब गवर्नमेंट से मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं, गवर्नमेंट बोलती कि मेरा बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है और मुझे पेन का ऑर्डर चाहिए। अब गवर्नमेंट ने आपको ऑर्डर दिया 1 लाख पेन का, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने आपको दे दिए पैसे, ऑब्वियस ही बात है पेन, अब ऑब्वियस ही बात है आप भी पेन गवर्नमेंट को दोगे तो पैसे तो कंफर्म ही लोगे ना, कि नहीं लोगे? लेंगे तो पैसे तो लेंगे ना। ले लिया पैसा, तो क्या वो आपकी है गवर्नमेंट ग्रांट? क्यों सर गवर्नमेंट ने पैसा दिया है ना? नहीं बेटा, ये गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है, क्योंकि ये ऑर्डिनरी बिजनेस हो रहा है आपका, आपस में आपका बिजनेस हो रहा है, गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है। गवर्नमेंट ग्रांट कब मिलेगी? गवर्नमेंट ग्रांट आर असिस्टेंस, ध्यान रखो, एक एक वर्ड की वैल्यू है भाई। गवर्नमेंट ग्रांट आर असिस्टेंस, असिस्टेंस का मतलब होता है आपकी मदद करना। अगर आप कंपनी से सेलो पेन परचेज कर रहे हो तो ये कोई कंपनी की थोड़ी है मदद करना, ये तो आपकी नॉर्मल हो रही है ट्रांजैक्शन, तो ये गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है। ऐसी जो ग्रांट है वो आपकी एएस 12 में नहीं आती बेटा। या ऐसी कोई चीज जिसकी ऐसी कोई चीज या ऐसी कोई गवर्नमेंट्स के साथ आपकी हो रही है, बातचीत हो रही है, कोई आपकी हुई है ट्रांजैक्शन जिसमें आपकी कंपनी को कोई भी वैल्यू नहीं मिलती, जिसके आपकी कंपनी को कोई भी एडिशनल बेनिफिट नहीं होता इन द फॉर्म ऑफ असिस्टेंस, वो भी गवर्नमेंट ग्रांट नहीं कंसिडर की जाएगी। गवर्नमेंट ग्रांट वही कंसिडर की जाएगी जो असिस्टेंस है इन द नेचर ऑफ कैश और काइंड, ड्यू टू पास्ट or future compliances, or it may be a condition attached onto that, but it does not include the between the normal, जो कंपनी के आपस के बीच में जो हो रही है ट्रांजैक्शन, वो गवर्नमेंट ग्रांट नहीं हो सकती बेटा। समझ गया ना इसका मीनिंग? बिल्कुल समझ गया, लिख लिया ना, छप गया ना? मतलब क्या होता है इसका? क्या अभी भी कोई दिक्कत है? नहीं सर अब कोई दिक्कत नहीं है, अब हम बिंदास हम फोड़ेंगे सबको। समझ गए ना? अब एक बात और बताओ मुझे, अब एक बात और, एक बात और बता दो, बस ज्यादा मत बताना, एक ही बात बता दो। अब आपकी कंपनी है बेटा, है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब आपकी कंपनी के ऊपर कंट्रोल किसका है? गवर्नमेंट का कंट्रोल है। भाई साहब फंस गए आप। आपकी कंपनी के ऊपर कंट्रोल किसका है? सर पे हाथ किसका है? गवर्नमेंट का है। फॉर एग्जांपल जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है गवर्नमेंट कंपनी, पेट्रोलियम कंपनी किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है बेटा। जो पेट्रोलियम कंपनी है, और भी कंपनी है जिसको आप क्या बोलते हो? पीएसयू बोलते हो। पीएसयू का मतलब क्या होता है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर का मतलब है जो गवर्नमेंट की नजर के अंदर है, जिनके ऊपर गवर्नमेंट का हाथ है। मतलब कि हाथ क्यों है? क्योंकि उसके अंदर ओनर कौन है? मालिक कौन है? सबसे ज्यादा शेयर किसके पास है उस कंपनी के? वो गवर्नमेंट के पास है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो बाहर की गवर्नमेंट भी हो सकती है। तो क्या उस केस में ये एएस अप्लाई होगा? नहीं सर, उस केस में एएस 12 अप्लाई हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंपनी तो गवर्नमेंट तो खुद ही है मालिक ना। अगर गवर्नमेंट तो खुद ही मालिक है तो उसके लिए एएस नहीं बना। एएस किसके लिए बना है? कि गवर्नमेंट और आपका कोई नाता नहीं है,
आपकी और गवर्नमेंट की आपस में बनती है, लेकिन उस कंपनी का, गवर्नमेंट का आपकी कंपनी के ऊपर हाथ नहीं है। आपकी कंपनी का मालिक गवर्नमेंट नहीं है। सब रिश्ते नाते तोड़ दूं, ये वाली थोड़ी अप्लाई होगी इस पे। कोई रिश्ता नहीं है। गवर्नमेंट क्यों दे रही है ग्रांट आपको? कोई कंपनी आपकी दिक्कत के अंदर हो रही है, दिक्कत है आपको, बहुत दिक्कत चल रही है आपकी कंपनी के अंदर। कोई भी काम है, कोई नई स्कीम है, गवर्नमेंट चाहती है कंपनी यहाँ पे आए, पैसा लगाएं, वो करें। समझ गए ना चीजों को? अभी आपको मैंने नॉन एप्लीकेबिलिटी भी समझा दी बेटा। चलिए ये पढ़ते हैं इस बारह के अंदर, अभी समझाया जाएगा बेटा। पहले सबसे पहले पढ़ते हैं गवर्नमेंट ग्रांट होती क्या है यार। आपको इतना सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन ये तो पता होना चाहिए ना कि गवर्नमेंट ग्रांट है क्या यार, है कि नहीं? बिल्कुल सर, गवर्नमेंट ग्रांट। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुझे कमेंट करके बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? सब चंगा, फर्स्ट क्लास, वेलकम। उड़ी पड़ू भाई, लैंग्वेज नहीं आती, कोई बंदा साउथ से देख रहा है, कोई नॉर्थ से देख रहा है, कोई ईस्ट से देख रहा है, कहीं से देख रहे हैं, कोई बात नहीं। गवर्नमेंट ग्रांट क्या है भैया? समझा दिया आपको, सब समझा दिया। आप अब नहीं रहे बच्चे, क्योंकि आपको सब पता है। गवर्नमेंट ग्रांट आर असिस्टेंस, पहला ही वर्ड क्या लिखता है सिंचन? हाईलाइट करो इसको, हाईलाइट करो कि गवर्नमेंट ग्रांट असिस्टेंस है। समझ गए ना? बाय गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट ग्रांट आर असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट। भी ऑब्वियस ही बात है, अगर असिस्टेंस कोई दूसरा इंसान देगा तब वो इस एएस में कवर होगा? नहीं सर, अगर गवर्नमेंट कुछ देगी असिस्टेंस तभी कवर होगा। और किस चीज में देगी? या तो कैश दे देगी, मतलब मॉनेटरी ग्रांट। लिखो उसके ऊपर, यहां पे एरो डाल के लिखो मॉनेटरी ग्रांट। आपको ये काम आएगा रिवीजन के अंदर, मैं सच बता रहा हूं। आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, लिख लो। कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनेशन के अंदर, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ये मेरा विश्वास है। और काइंड लिखो इसके ऊपर, नॉन मॉनेटरी ग्रांट लिखो, लिखो। क्या बोलता है? गवर्नमेंट ग्रांट और असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट इन कैश, या तो कैश में दे देगा या किसी काइंड में दे देगा। अब आपको समझा दिया है कि कैश में क्या देगा, काइंड में क्या देगा। टू एन एंटरप्राइजेस किसको देगा? ऑब्वियस ही बात है, एंटरप्राइज को ही देगा। फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस, या तो उसने पहले कुछ काम किए होंगे या फ्यूचर में वो कुछ काम करने वाला है विद सर्टेन कंडीशन। उसके अंदर वो कंडीशन भी लगाएगा। बेटा पेन नीचे गिर गया, उसके अंदर वो कंडीशन भी लगाएगा। समझ गए ना? उसके अंदर कुछ कंडीशन, गवर्नमेंट चाहती है कि 5 साल के लिए ऐसा काम हो, 2 साल के लिए ऐसा काम हो, 3 साल के लिए ऐसा काम हो। सर एक चीज नोट कर लो, जागो 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 बच्चा जागो। क्या एक बात बताने वाला हूं, फिर मत बोलना कि बताई नहीं, फिर मत बोलना कि कंफ्यूज कर दिया हमको। ये देखो क्या बोलता है कि देखो, ये आपको अभी से अगर पता लग गया ना आपको, तो दिक्कत नहीं आएगी बाद में। क्या बोलता? गवर्नमेंट, फिर से पढ़ते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट और असिस्टेंस की जो गवर्नमेंट ग्रांट है वो असिस्टेंस है, ठीक है, बाय गवर्नमेंट। कौन देगा? गवर्नमेंट देगा। इन कैश, या कैश में देगा या काइंड में दे देगा। टू एन एंटरप्राइजेस, किसको देगा? एंटरप्राइज को देगा। किसके लिए देगा? मीनिंग समझो ना यार, किसको देगा? एंटरप्राइज को। किसके लिए देगा? फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंसेस, या तो कुछ पहले आपने कंप्लायंस किए होंगे या फ्यूचर में कुछ कंप्लायंस करोगे विद सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशन लगा के देगा। अगर गवर्नमेंट चाहे तो कुछ कंडीशन लगा के देगा। अब इसमें क्या निकलता है? अगर मान लो बेटा गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशन लगा के दे दी आपको, गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशन लगा के दे दी और आपने वो कंडीशन कंप्लाई नहीं करी, आप उसका पालन नहीं कर पाए, आप उसका पालन ही नहीं कर पाए। गवर्नमेंट ने ग्रांट दे दी, किस उम्मीद में ग्रांट दिया आपको कि आप ये काम करोगे? गवर्नमेंट ने आपको दी ग्रांट, इस उम्मीद में ग्रांट दिया आप ये काम करोगे, आपने वो काम ही नहीं किया, वो कंडीशन कंप्लीट नहीं करी आपने, तो क्या होगा? आपको वो ग्रांट रिफंड करनी पड़ेगी। आपको वो ग्रांट फिर रिफंड करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट बोलती शट अप, हाउ डे यू। ऐसा कौन बोलती है? ऐसे गर्ल्स बोलती हैं बेटा। हाँ गर्ल्स बोलती हैं ऐसे, शट अप, हाउ डे यू, ओ यू आर किडिंग मी, ओ माय गॉड। ऐसे ऐसे वर्ड सुनने को मिलते हैं आपको। हाँ भैया सबको मिलते हैं यार, मैं भी इंसान हूं एक। हंसी आई ना? अगर आपने सर्टेन कंडीशन को फॉलो नहीं किया तो वो ग्रांट रिफंड हो जाएगी। सोच को बड़ी करो,
अब आप किसी छोटी सी कंपनी में नहीं हो, आप एक बड़ी कंपनी के हेड हो, आपके ऊपर 200, आपके नीचे 200 एम्प्लॉय काम करते हैं, आप कंपनी के गाइडर हो, और लोग आपसे सवाल पूछने आएंगे, कंपनी के जो सीईओ हैं आपसे सवाल पूछेंगे कि हाय सर हमारी कंपनी में ऐसी दिक्कत है, और किसी को समझ नहीं आ रहा तो कौन समझाएगा? आप समझाओगे। क्यों? आप एक्सपर्ट हो, यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। एंड हमारा जो इंस्टीट्यूट है, हमारा इंस्टीट्यूट है ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, वो भी चाहता है कि आप अच्छे सीए बने, आप देश का नाम रोशन करें, क्योंकि आपको एक्ट समझना है। मैं चाहता हूं आप किसी कंपनी के CFO बन जाएं, किसी बड़ी कंपनी के हेड बन जाएं, खुद का बिजनेस करें, टीचिंग लाइन में आए, लोग अपनी नॉलेज को इंपार्ट करें। वो तब इंपार्ट कर पाओगे जब आपको खुद ही कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होगी। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ही नहीं है बेटा तो कुछ नहीं हो सकता। काबिल बनो, कामयाबी खुद आएगी। ये डायलॉग आपको वैसी लगता है मजाक, लेकिन ये मजाक नहीं है, सच है ये। काबिल बनना सीखो, मार्क्स के पीछे मत जाओ, डिग्रीज के पीछे मत जाओ। अगर आप काबिल हो ना, जो आपकी डिग्रियां खुद आपके पास आएंगी, ये बात ध्यान रखना। सर हमारे दोस्तों इसको रट्टा मार रहे हैं, तो आपको रट्टा मारने की बेटा रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो चीज काम नहीं आएगी आपकी, भूल जाओगे चीजें। समझ गए ना? मैं आपको टीच कर रहा हूं सिर्फ सी एंटर पास करने के लिए नहीं, फाइनल का बेस भी आपका अभी बन रहा है। और आप फाइनल में जाओगे ना, आपका कॉन्फिडेंस, जब आप आर्टिकलशिप में जाओगे ना, मैं सच बता रहा हूं, आप सबकी फाड़ दोगे वहां जाके। आपसे लोग पूछेंगे कहां से पढ़ के आए हो आप, और आप बोलना कहां से पढ़ के आए। ठीक है ना? मतलब कि वो बोलता है कि गवर्नमेंट ग्रांट क्या है, ऐसी है अगर गवर्नमेंट कुछ कंडीशन लगा के दे देती है, अगर कंडीशन पूरी नहीं करी तो क्या हो सकता है, तो आपको ग्रांट रिफंड करनी पड़ सकती है, मतलब वापिस करना पड़ सकता है। और अगर कोई कंडीशन नहीं है, लिखो यार, लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, अगर कोई कंडीशन, क्योंकि बाद में भूल जाओगे, अगर कोई कंडीशन नहीं है, मान लो गवर्नमेंट बोलती कोई कंडीशन नहीं है, जाओ खत्म, तब कोई रिफंड नहीं होगा, तब कोई भी रिफंड नहीं होगा। इज एम क्लियर बेटा? हाँ क्या ना? साहब बताओ हाँ या ना? ठीक है सर, बता दिया आपने। इस एक लाइन के पीछे दुनिया गोल है। इस एक लाइन को समझाने के लिए बेटा जी, इस एक पैराग्राफ को समझाने के लिए मैंने कितना टाइम लगा दिया? अप्रोक्सीमेटली 25, मैंने आधा घंटा लगा दिया चीज को समझाने के लिए। अगर वैसे बोल देता कि पढ़ लो ये ग्रांट होती है, तो नहीं समझ पाते आप। क्वेश्चन तो सोल्व हो जाते, लेकिन क्वेश्चन सोल्व करना हमारा मेन टास्क नहीं है, समझना हमारा मेन टास्क है, ताकि आप किसी और को भी समझा सको। ठीक है? लिखो, देखो, दे एक्सक्लूड मतलब कि लिखो नोट एप्लीकेबल, AS12 नोट एप्लीकेबल, लिखो एरो बना के यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी आपकी एरो बनी हुई है। यहाँ पे लिखो इस चीजों के लिए, इन चीजों के लिए AS12 एप्लीकेबल ही नहीं होगा, AS12 एप्लीकेबल नहीं होगा। लिखो लिखो लिखो, समझ गए? क्या एक्सक्लूड करता है ये ऑलरेडी बता रखा है आपको। दोज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस, कहता ऐसी असिस्टेंस विच कैन नॉट रीजनेबली हैव अ वैल्यू प्लेस देम, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अगर असिस्टेंस दी है उसकी कोई वैल्यू नहीं है तो क्या करेंगे हम इसको रख के? नहीं चाहिए खैरात, ऐसी ग्रांट नहीं है हमारे के लिए, AS12 एप्लीकेबल नहीं है। एंड ट्रांजेक्शन विद गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट के साथ कर रहे हो क्या? ट्रांजैक्शन कर रहे हो। मैंने किसका एग्जांपल लिया था? सेलो पेन का। आप गवर्नमेंट के साथ आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हो सेलो पेन्स की, विच कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉर्मल ट्रेडिंग, मतलब कि आप उस पेन के साथ जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो और जो आपका नॉर्मल बिजनेस है उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब वो सेम ही है। आप नॉर्मल बिजनेस में काम कर रहे हो तो इज नॉट अ गवर्नमेंट ग्रांट। क्यों यार? असिस्टेंस नहीं है ना बेटा। वो असिस्टेंस का मतलब कुछ हेल्प करना, कुछ आपको मदद करना। अक्सर अगर ऐसा हुआ, मेरा पेन बिकता है 5 रुपए का, गवर्नमेंट ने परचेज कर लिया 6 रुपए का, आपका पेन बिकता है 5 का, गवर्नमेंट ने परचेज कर लिया 6 रुपए का, तो क्या ये गवर्नमेंट ग्रांट होगी? नहीं हो सकती बेटा, ये गवर्नमेंट ग्रांट नहीं हो सकती, क्योंकि ये सेल परचेज की जो है डीलिंग, उसको हम कभी भी गवर्नमेंट में कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो वेरी कर सकती है। फिर वो क्या मानी जाएगी? अदर इनकम मानी जाएगी आपकी, जो रेवेन्यू होगी। ठीक है ना? समझ गए? ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये देखो अब आता है AS12 डील्स विद, अब समझाई जाएगी इंट्रोडक्शन।
देखो अब आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर मैं सीधा ही पहले इंट्रोडक्शन में आ जाता, अगर मैं सीधा ही इंट्रोडक्शन में आ जाता तो हवा के ऊपर उड़ते तोते, समझ नहीं आता कुछ भी, ऊपर जाता सब, सीव होता नहीं, ऊपर जाता वैसे काम बन जाता। और मैं नहीं चाहता ऐसे काम बने, ठीक है ना। चलो ओके, क्या बोलता है इंट्रोडक्शन, AS12 डील्स विद अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। इसमें क्या बड़ी बात है सर, ये तो बड़ी अच्छी बात बता रहा है, ठीक है ना, सुन लो ना इसकी बात, सुन लो ना, सुननी भी चाहिए ना। गर्ल्स बोलती रहती हैं भाई, हमारी बात भी सुन लो, हम भी कुछ बोलना चाहते हैं, ठीक है ना। AS12 डील्स विद अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट सच एज सब्सिडीज। सब्सिडी दे दी गवर्नमेंट ने, किस चीज की सब्सिडी दे दी भैया, सब्सिडीज होती है ना, गैस 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 की सब्सिडी, पेट्रोल की सब्सिडी। अब कोई कंपनी काम कर रही है पेट्रोल का, अब वो बोलती कि मेरे पास तो पैसे नहीं है भैया, तुमने पेट्रोल 100 रुपए कर दिया यार, 120 रुपए तुमने पेट्रोल कर दिया, मेरे पास पैसे नहीं है परचेज करने को। गवर्नमेंट बोलते हैं चलो बेटा काम करो, 120 का पेट्रोल है, तुम 60 रुपए का पेट्रोल ले लो, तो मैं तुमको क्या देती हूँ, सब्सिडी देती हूँ। अब सब्सिडी दे दी मतलब क्या है, असिस्टेंस। गवर्नमेंट ने हेल्प की कि नहीं की सर बिल्कुल हेल्प करी। कैश इंसेंटिव, कुछ कैश में पैसा दे दिया, कुछ कैश में पैसा दे दिया। एंड ड्यूटी ड्रॉबैक, सर ये क्या वर्ड है, ये वर्ड आपको बेटा सीखने को मिलेगा CA फाइनल के अंदर, लेकिन अभी एक सेकंड के लिए समझा देता हूं। ड्यूटी ड्रॉबैक, ड्यूटी का मतलब क्या होता है, टैक्स। ड्यूटी का मतलब क्या होता है, टैक्सेशन। टैक्स गवर्नमेंट, आपने किया क्या, टैक्स गवर्नमेंट को पहले पे किया और गवर्नमेंट ने बाद में उसको वापस कर दिया। किस केस में होगा, ये बड़े अलग अलग केस हैं, आप नहीं समझ पाओगे कैसे होते हैं, लेकिन आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि अगर कोई ड्यूटी ड्रॉबैक भी मिलता है आपको, वो भी गवर्नमेंट ग्रांट है, वो भी गवर्नमेंट ग्रांट है, समझ गए ना। एंड स्पेसिफाइड एट गवर्नमेंट ग्रांट। अब एक बात बताओ, गवर्नमेंट ग्रांट क्या आप अपनी बैलेंस शीट में, क्या गवर्नमेंट ग्रांट आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसे बुक कर लोगे, कुछ तो कारण होगा ना, तभी होगा बुक, ऐसी बुक कर लोगे क्या, पैसा आया बुक कर लो खत्म करो, नहीं भैया नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको ग्रांट कब बुक करनी है, मतलब रिकॉग्नाइज, ये तो आपको अब सीख गए होगे ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो ग्रांट है पहले तो उसको चेक करके आओ कि वो ग्रांट है या नहीं है। अगर वो ग्रांट है तब इसके पास आना, अदरवाइज अगर गवर्नमेंट ग्रांट ही नहीं है, इसका तो चैप्टर ही क्लोज है। ये तो हमारी जो पिक्चर में नहीं आता। हम जैसे पीपी पढ़ के आए थे AS10 में, क्या बोला था हमने कि पहले तो ये पता करके आओ कि वो पीपी है या नहीं है। अगर पीपी ही नहीं है तो हमारे पास क्या करोगे आगे, अगर वो पीपी है मतलब पहले डेफिनेशन सेटिस्फाई हो गई पीपी की, उसके बाद तुम कहां पे आ रहे हो, उसके रिकॉग्निशन पे आ रहे हो। और वहां पे वो दो बात बोलता है कि या तो उसकी कॉस्ट होनी चाहिए, द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी शुड बी मेजर्ड reliably and the future economic benefit will flow to the enterprises। ये दो कंडीशन है किसकी, रिकॉग्निशन की। वैसे ही AS12 का एक क्लोज है रिकॉग्निशन, कि आप कब रिकॉग्नाइज करोगे गवर्नमेंट ग्रांट को, आप कब रिकॉग्नाइज करोगे गवर्नमेंट ग्रांट को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। रिकॉग्निशन आता कब है, ये कब पिक्चर में आता है, जब आपकी मेन डेफिनेशन सेटिस्फाई हो जाए। कहीं लिख लेना, बाद में मुझे भी याद नहीं आएगा आपको समझाना, इसलिए बता रहा हूं। रिकॉग्निशन कब आता है, जब आपकी जो मेन है डेफिनेशन वो सेटिस्फाई हो जाए। पहला तो ये स्टेप है, जब ये कवर हुआ तो अगला स्टेप आएगा आपका अगले वाला। थर्ड क्या होता है इसकी, अकाउंटिंग, ये अगला स्टेप है। पहले होता है मेन डेफिनेशन, फॉर एग्जांपल पीपी की आपने सेटिस्फाई कर लिया। सेकंड रिकॉग्निशन, फिर होता है उसकी अकाउंटिंग, कैसे अकाउंटिंग करोगे ये उसके बाद की बात है। आपने मेन डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर लिया। क्या डेफिनेशन दी आपकी, गवर्नमेंट ग्रांट क्या है, असिस्टेंस है जो कि मिलती है इन फॉर्म ऑफ कैश, और काइंड कौन देता है, गवर्नमेंट देती है। किसको देती है, एंटरप्राइज को देती है। किसके लिए देती है, ड्यू टू द फ्यूचर और पास्ट कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशन अटैच। तो वो चीज आपको पहले यहाँ पे सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, और अगर आपने सेटिस्फाई कर लिया तब हम यहाँ पे आते हैं दूसरे स्टेप के अंदर, रिकॉग्निशन के अंदर। समझ गए ना। अब क्या बोलता है कि रिकॉग्निशन, कि ऐसे ही कर लोगे, ऐसे ही, क्या बात है ऐसे ही कर लोगे, नहीं बेटा जी, वो क्या बोलता है, दो कंडीशन है बेटा। कहता गवर्नमेंट ग्रांट,
गवर्नमेंट ग्रांट कब रिकॉग्नाइज होंगी, कब रिकॉग्नाइज होंगी? अगर आपको रीजनेबल एश्योरेंस है, कंप्लीट नहीं, रीजनेबल। आपको आज लगता है जब गवर्नमेंट मिली ग्रांट आपको रीजनेबल एश्योरेंस दैट यू विल कंप्लाई टू द कंडीशन ऑफ द गवर्नमेंट। आपको लगता है कि आपकी गवर्नमेंट ने जो कंडीशन आपको दिए लगा के उसके ऊपर आप उसको फुलफिल कर पाओगे? लगता है आप, नॉट एब्सोल्यूट बट रीजनेबली आपको लगता है कि कंडीशन फुलफिल कर पाओगे एंड द गवर्नमेंट जो ग्रांट है विल बी रिसीव्ड बाय कंपनी, और जो पैसा है गवर्नमेंट की साइड से वो आपको मिलना भी चाहिए, वो आपको मिलना भी चाहिए। अगर आपको ऐसा आसार लगता है कि गवर्नमेंट ने वैसे ही हमको वैसे ही दे दिया, मजाक कर दिया, तब आप नहीं बुक कर सकते। सर क्या एग्जांपल दे दो, जब 2014 के अंदर जब ना मोदी सरकार आई थी, क्या बोली थी? 15 लाख रुपए सबकी जेब में जाएंगे, बोला था कि नहीं बोला था? बोला था। आए क्या 15 लाख रुपए? मेरे पास तो नहीं आए भैया, बताओ किसके पास आए? किसी के पास नहीं आए 15 लाख रुपए। तो वो इसी के केस में उसके लिए आप इसको बुक नहीं कर सकते, पैसा आना भी चाहिए भैया। जब तक पैसा ही नहीं आएगा क्या बुक करोगे? तो दो कंडीशन है कि आपको एश्योरेंस होना चाहिए, कौन सा? रीजनेबल एश्योरेंस, कि आप जो गवर्नमेंट की कंडीशन है उसको कंप्लीट जरूर करोगे, एंड लिखा है एंड द जो आपका है ग्रांट वो मिलना चाहिए, वो रिसीव होना चाहिए, आपको ऐसा लगता है। अगर आपको एक भी चीज नहीं लगती ना, तब ये बुक हो ही नहीं सकता। AS 12 का चैप्टर बंद हो जाएगा, AS 12 अप्लाई नहीं हो सकता उसके बाद। वो कब अप्लाई होगा? जब ये दो कंडीशन कंप्लाई हो। वो कब अप्लाई होगा? जब ये दो कंडीशन कंप्लाई हो जाएंगी। खबरदार, इससे पहले अगर AS 12 अप्लाई करके दिखा दिया तो हम नहीं छोड़ेंगे आपको। समझ गए ना? हम अभी इंट्रोडक्शन पे ही चल रहे हैं। अगर इंट्रोडक्शन समझ लिया बेटा जी ना, तो मैं सच बता रहा हूं, कुछ भी कर सकते हो आप, कुछ भी कर सकते हो। शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड, शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड कहता है कि स्पेसिफिक डेट, और ये AS 12 हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, ये स्पेसिफिक करता है कि जो गवर्नमेंट ग्रांट है शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड अंटिल देयर इज अ रीजनेबल एश्योरेंस। बताया था कि नहीं बताया था? अभी बताया था ना, that the enterprise will comply with the condition attached to them and the grant will be received। अगर आपको लगता है कि पैसा ही नहीं मिलेगा तो नहीं करोगा, तब नहीं करोगे भैया। समझ गए ना? द स्टैंडर्ड आल्सो डिस्क्राइब, जो ये स्टैंडर्ड है ये किसकी बात करता है? ट्रीटमेंट ऑफ नॉन मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट। ये बात करता है ट्रीटमेंट ऑफ नॉन मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट की। और किसकी बात करता है? रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट की। अभी समझ के आया कि रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट की। अब एक चीज और समझ लो आप, अब एक चीज और समझ लो। आपने ये समझ लिया गवर्नमेंट ग्रांट होती क्या है, गवर्नमेंट क्यों देती है, क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या उसके रिकॉग्निशन के हैं क्राइटेरिया, कब अगर हमने कंडीशन कंप्लाई नहीं करी तो गवर्नमेंट का हमको रिफंड होगा, पक्का होगा। अगर कंडीशन नहीं है तो कोई रिफंड नहीं होगा। लेकिन एक बात बताओ ना सर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट? इसको आप टाइप नहीं बोल सकते, इसको आप बोलो काट के लिखो, यहां पे टाइप्स की जगह नेचर। कट काट को काटना काटना पड़ेगा आपको। हाउ मेनी टाइप्स की काट के लिखो नेचर। टाइप कभी नहीं होती, आपका नेचर होता है। पहला नेचर क्या है? अबे यार, लिखो गवर्नमेंट ग्रांट अरे चल जा भाई, मेरा बच्चा परेशान हो रहा है यहाँ पे। पहला नेचर क्या हो सकता है? गवर्नमेंट ग्रांट इन केस ऑफ असेट। पहला नेचर क्या हो सकता है? गवर्नमेंट ग्रांट इन केस ऑफ असेट। सर नेचर का मतलब समझाओ ना। अरे समझाएंगे समझाएंगे, चिंता मत करो। दूसरा क्या होता है? गवर्नमेंट ग्रांट इन केस ऑफ रिवेन्यू। कि गवर्नमेंट ग्रांट ऐसी भी हो सकती है, कौन सी? जिसके अंदर क्या, रिवेन्यू का कुछ पार्ट हो, कुछ नेचर हो। सर क्या होता है? अभी नहीं समझना। थर्ड क्या होता है? नेचर ऑफ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। थर्ड क्या होता है? नेचर ऑफ
प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, नेचर ऑफ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, समझे या नहीं समझे? भी 3 टाइप की होती है, समझ गए सर? सर पहले तो सर हमें नहीं पता नीचे क्या लिखा हुआ है, वो तो भाड़ में गया, हमें तो उसका मीनिंग जागना है, हमारे तो मन में आग लग गई। ये 3 चीजें क्या है? या तो आप इसको ना ही लिखते हैं यहाँ पे, अगर आपने लिख दिया, हाँ बेटा मैंने लिख दिया, तो समझाओ सर, हमें नहीं पता, पक्का समझाओ ना, हाँ है ना? फिर ये मत बोलना कि सर वही तो आधा ही पेज हुआ, आपने पूरा घंटा ले लिया। ठीक है सर, हम नहीं बोलेंगे। ओके डन, करो ऐसे, चलो डन। बड़ा आनंद आता है टीच करने में मुझे, सच सच बता रहा हूं। चलो अब आता है गवर्नमेंट ग्रांट इन केस ऑफ असेट। गवर्नमेंट ग्रांट इन केस ऑफ असेट कहता ऐसी गवर्नमेंट ग्रांट जिसका जो मेन है पर्पस, जिसका जो मेन पर्पस है ना, जो मेन मतलब कि जिसका हमारा पर्पस है, मेन पर्पस जो हमारा प्राइमरी पर्पस है वो है एक्वाजिशन ऑफ असेट। गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है किसके लिए? असेट के लिए, कि आप या तो असेट बाहर से परचेज कर लो, या 3 केस हैं, या तो आप असेट बाहर से परचेज कर लो, या असेट खुद कंस्ट्रक्ट कर लो। आप एक बिल्डिंग बना रहे हो, 20 लाख रुपए मैं दूंगा आपको, या तो कंस्ट्रक्ट कर लो, या असेट को एक्वायर कर लो, सर एक्वायर का मतलब है गवर्नमेंट ने आपको कोई चीज फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी हो, उसके अंदर एक्वायर आता है। एक्वायर क्या है? बहुत ही ज्यादा बड़ी टर्म है। परचेज का मतलब है आपने कुछ ना कुछ पैसे देके सामान परचेज किया है। एक्वायर का मतलब है उसके अंदर क्या है, जो आपका वर्ड है परचेज, वो भी आ गया। एक्वायर के अंदर जो वर्ड ऑफ परचेज है वो भी आ गया। एक्वायर का मतलब है आपको अगर गवर्नमेंट ने वैसे ही एक बिल्डिंग दे दी, एक आपको लैंड दे दी कि ऐसे ही, किसके अंदर? फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर, तो वो किस में कवर होगी? एक्वायर के अंदर। लेकिन अगर गवर्नमेंट ग्रांट जो भी मिलती है असेट से रिलेटेड मतलब कि मेन पर्पस क्या होगा? जो प्राइमरी पर्पस है, या तो होगी एक्वाजिशन ऑफ असेट, या परचेज ऑफ असेट, या कंस्ट्रक्शन ऑफ असेट। इन तीनों के केस में जो मेन प्राइमरी मतलब ध्यान रखना, एक वर्ड को प्राइमरी को लिख लेना, हाईलाइट जब पढ़ाऊंगा तो हाईलाइट कर लेना। प्राइमरी का मतलब होता है मेन, प्राइमरी का मतलब होता है मेन, याद भूलना मत, मेन पर्पस, समझ गए? ये होती है इन द केस ऑफ असेट की। एक होती है इन केस ऑफ रिवेन्यू। मतलब कि जो असेट वाली नहीं है, इन द रिवेन्यू, जिसका हमको ये लगता है पता कि नहीं, ये इन द केस ऑफ रिवेन्यू है, इसका जो नेचर है वो रिवेन्यू वाला है। कैसे होगा? फॉर एग्जांपल कोविड आ गया, गवर्नमेंट बोलते कि आप एक काम करो, एक स्कीम लॉन्च कर दो, आप अपने एम्प्लॉयज की हेल्प कर दो, हम आपको पैसा दे देंगे। आप अपने एम्प्लॉयज की हेल्प कर दो, हम आपको पैसा दे देंगे, या कोई दूसरा काम कर दो, हम आपको पैसा दे देंगे, या कोई पेड़, या आपका जो एनवायरनमेंट है वो ठीक नहीं है, आपके आसपास का जो आपका एनवायरनमेंट है वो ठीक नहीं है। गवर्नमेंट बोलती है कि सर आपको लगता है खर्चा आएगा 1 लाख रुपए ठीक करने का, गवर्नमेंट बोलती है कि काम करो 50,000 रुपीज हम आपको दे देंगे। खर्चा कितने का? 1 लाख रुपए का, 50,000 हम आपको कंफर्म दे देंगे, लेकिन ये इसको ठीक कराना रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अभी कौन सा नेचर है? इन द नेचर ऑफ रिवेन्यू, क्योंकि असेट का 3 कारण हो सकते हैं, या तो परचेज ऑफ असेट, क्या गवर्नमेंट ने 50,000 आपको किसी असेट को दिया परचेज करने में? नहीं सर। सेकंड, एक्वाजिशन ऑफ असेट, क्या गवर्नमेंट ने जो पैसे दिए हैं आपको एक्वाजिशन के लिए दिए हैं, असेट के लिए? नहीं सर। थर्ड क्या था? कंस्ट्रक्शन ऑफ असेट, क्या आप उस पैसे से असेट को बना रहे हो क्या? नहीं सर। तो क्या चीज है वो? रिवेन्यू है बेटा वो, इन द केस ऑफ रिवेन्यू। हम क्यों कर रहे हैं पता? ये कि ये असेट की है, ये रिवेन्यू की है, ये आपका ये वाली है। अरे भैया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग अलग है इनके। अगर अकाउंटिंग जो ट्रीटमेंट सेम होता तो मैं पागल था जो आपको समझाता ये चीज। सर आप पागल तो है नहीं? हाँ बेटा मुझे पता है पागल नहीं हूं, समझ गए ना सर। ये थर्ड क्या होती है? प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। बेटा ये है इन द नेचर ऑफ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, मतलब कि वो कंपनी के मालिक नहीं है, वो गवर्नमेंट कंपनी की मालिक नहीं है। क्योंकि अगर मालिक होती है स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता। इन द नेचर ऑफ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, मतलब उसका ऐसा नेचर है जो आपको ट्रीट करता है प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। सर ये होता क्या है मैं तो बताओ।
हमें जानना है बेटा, ये ऐसी चीज होती है, ये ऐसी टाइप की होती है ग्रांट जो आपको मिलती हैं इन द केस ऑफ टोटल कैपिटल आउटले के अंदर, या टोटल कैपिटल आउटले के अंदर, या टोटल आपका जो इन्वेस्टमेंट है पर्पस उसके अंदर। मतलब सर, मतलब बेटा ये सुनो ध्यान से मेरी बात, गवर्नमेंट बोलती है आपको बैकवर्ड एरिया के अंदर प्लांट आपको लगाना है, लगाना है कि नहीं लगाना सर? ठीक है, हम वहां जाएंगे, वहां प्लांट लगाएंगे। आपको लगता है कि वहां पे अगर हम बड़ी सारी बिल्डिंग बनाएंगे, बड़ा सारा एक यूनिट बनाएंगे, बड़ी फैक्ट्री बनाएंगे तो खर्चा आएगा 50 लाख रुपीस। किस चीज का? पूरी की पूरी जो यूनिट का खर्चा आएगा 50 लाख रुपीस। ठीक है सर, आएगा। अब गवर्नमेंट क्या बोलती है? गवर्नमेंट क्या बोलती है कि हम इसमें से 20% आपको सब्सिडी दे देंगे। गवर्नमेंट क्या बोलती है? 20% हमसे सब्सिडी ले लेना 10 लाख रुपए की। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने ये नहीं बताया आपको, गवर्नमेंट ने ये नहीं बताया कि आपको 10 लाख रुपए के लिए कौन सा असेट परचेज करना है। गवर्नमेंट ने ये नहीं बताया आपको कि 10 लाख रुपए जो गवर्नमेंट देगी आपको सब्सिडी, वो किस पे दे रही है? वो दे रही है टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो दे रही है टोटल कैपिटल आउटले के ऊपर, कि आपके 50 लाख रुपए खर्च होगा, या आपका टोटल पैसा खर्च होगा 50 लाख रुपीस, उसके ऊपर वो 20% की सब्सिडी दे रही है, 10 लाख रुपए। और उसके अंदर कोई भी चीज क्या स्पेसिफिक नहीं है, इसका एक खासियत हो रहा है, नो स्पेसिफिकेशन। गवर्नमेंट ये नहीं बोलती कि आपको ये असेट करना है परचेज, वो करना है, क्योंकि अगर ऐसा बोलती वो बन जाती इन द केस ऑफ असेट वाली, क्योंकि असेट में क्या बोलता है, वर्ड बताया था आपको फोकस करने के लिए, असेट वाले के अंदर क्या था, वो प्राइमरी। क्या इसकी जो मेन कंडीशन है, जो प्राइमरी कंडीशन है, वो ये है कि आपको ये वाला असेट परचेज करना है? नहीं सर, वो हमको 20% की सब्सिडी दे देगी, मतलब मेरा 50 लाख रुपए खर्चा होगा, मुझे वो 20% की सब्सिडी दे देगी। मुझे नहीं पता वो खर्चा मुझे कहां करना है, और जिसकी कोई कंडीशन, जिसकी कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं होती भी, आपको यहां करना है, वहां करना है, कहीं भी करो यार। लेकिन कैसे, लेकिन वो पैसा कहां इन्वेस्ट कहां करना है? टोटल बिल्डिंग के अंदर। अब बिल्डिंग में आप असेट परचेज कर रहे हो, ये लगवा रहे हो, वो लगवा रहे हो, वो ठीक है। और उसके साथ क्या होता है, रिफंड क्या है, एक्सपेक्टेड नहीं होता। एक और खास बात है कि जो आपका रिफंड है वो नॉर्मली एक्सपेक्टेड नहीं होता, मतलब आपको गवर्नमेंट को बाद में पैसा नहीं पे करना, इसकी ये भी खासियत होती है कि आपको पैसा वापस में नहीं पे करना, इसकी ये भी खासियत होती है। ठीक है बेटा, चलो, ये 3 टाइप की होती है ग्रांट। एक तो असेट वाली, और एक दूसरी क्या होती है, अपने रेवेन्यू नेचर, और थर्ड क्या होती है, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। ठीक है सर, चलिए अब ये आ जाएगा। अब क्यों हमने तीनों पता क्यों करी? क्योंकि बताया था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी अलग है, जो उनकी प्रेजेंटेशन है वो भी अलग है ग्रांट्स की। और इंट्रोडक्शन में यही बता रहा है कि presentation of grant related to specific fixed asset and revenue, first nature, second nature, and those in the nature of promoter contribution, this is third nature. उसके बाद आता है आपका treatment for refund of government grant. This standard does not deal with गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन। अगर गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन है तो मैं बताया था AS 12 एप्लीकेबल ही नहीं है, वो तो खुद ही मालिक है गवर्नमेंट, तो क्या वो होगा? तो गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन के लिए AS ही एप्लीकेबल नहीं है। अगला, गवर्नमेंट असिस्टेंस अदर देन इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, मतलब कहता ऐसी गवर्नमेंट असिस्टेंस जो कि गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है। ये वाला पॉइंट बोल रहा है वो, ये वाला पॉइंट बोल रहा है वो, ये वाला कहता ये इस पे AS अप्लाई नहीं होता। लेकिन अगर गवर्नमेंट असिस्टेंस है और वो इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट है, तब ये AS 12 अप्लाई होगा। कैसे? क्योंकि यहां पे क्या लिखता है, यहां पे क्या लिख रहा है, गवर्नमेंट ग्रांट और असिस्टेंस, की सारी गवर्नमेंट ग्रांट असिस्टेंस होंगी। लेकिन ऐसी असिस्टेंस जो गवर्नमेंट आपको दे रही है कैश के अंदर, काइंड के अंदर, आपके एंटरप्राइज को, किसके लिए, फॉर फ्यूचर और पास्ट कंप्लायंस के अंदर विद सर्टेन कंडीशंस के अंदर।
और ये क्या है, फर्स्ट वाला जिसपे AS12 एप्लीकेबल नहीं है, मतलब लिख लो नॉट डील विद, मतलब AS12 इज नॉट एप्लीकेबल। द स्पेशल problems arise in accounting for government grant in financial statement reflecting the effect of changing price and supplementary information of similar change। कुछ ऐसी बड़ी बड़ी दिक्कतें जो कहीं नहीं लिखी हुई, जो नॉर्मली अनएक्सपेक्टेड आपकी कंपनी के साथ हो गई, उस पे AS12 नहीं अप्लाई होगा। ये आपके काम का नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड यहाँ पे इसने एक्सप्लेन भी किया है कि क्यों इंपॉर्टेंट है जानना। द रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट बाय एन एंटरप्राइज इज सिग्निफिकेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू रीजन। फर्स्ट क्या है, अगर गवर्नमेंट ग्रांट आपके पास आई तो पहली बात है एप्रोप्रिएट मेथड लगाना जरूरी है। सेकेंडली इट इज desirable to give an indication to the extent to which the enterprise is benefit। आपको पता भी तो होना चाहिए कि कौन से एंटरप्राइज को कौन सी पार्टी सपोर्ट करती है। समझ रहे हो ना मेरी बात पार्टियों के बारे में, और कौन सी पार्टी है, समझ रहे हो ना? हाँ, सब समझते हो सर आप, ठीक है ना? तो ये चीज है, ये तो उसका ऑब्जेक्टिव ही था, कोई खास बात नहीं है चीज के अंदर। अब आपको गवर्नमेंट ये लगी पता, इंट्रोडक्शन क्या है भैया, रिकॉग्निशन ध्यान रखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अनटिल देयर इज अ रीजनेबल अश्योरेंस दैट द एंटरप्राइज विल कंप्लाई विद द कंडीशन एंड द ग्रांट विल बी रिसीव्ड। ये चीज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आप नहीं छोड़ सकते। गवर्नमेंट ग्रांट क्या होती है समझा दिया बेटा आपको, ये समझा दिया मैंने कि गवर्नमेंट ग्रांट क्या होती है। एंड आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अरे सर अब तो मेन मुद्दा है, अभी तो हम मेन मुद्दे पे पहुंचे हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा गवर्नमेंट ग्रांट्स का, कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होने वाला है गवर्नमेंट ग्रांट का। भी तो उस मुद्दे पे पहुंचे हैं ना, क्या बोलता है बेटा। अब इसके अंदर देखो बहुत सिंपल बात है कि दो अप्रोच है इसके अंदर, दो अप्रोच होंगी, टू ब्रॉड अप्रोचेस में बी फॉलोइंग, वो कोई भी फॉलो कर सकते हो फॉर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। पहली है कैपिटल अप्रोच। पहली कौन सी अप्रोच है? कैपिटल अप्रोच, अंडर विच जो गवर्नमेंट ग्रांट है इज ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर फंड। कैपिटल अप्रोच के अंदर क्या होगा, जो गवर्नमेंट मिली ग्रांट आपको वो ट्रीट की जाएगी एज अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर फंड। समझो मेरी बात को। दो अप्रोच है, एक है कैपिटल अप्रोच, किसकी? अकाउंटिंग की। अब हमने समझ लिया पूरा का पूरा, हम आ चुके हैं अकाउंटिंग के अंदर, अब हम मेन गेम पे आ चुके हैं। पहला अप्रोच क्या है? कैपिटल अप्रोच। कौन सी अप्रोच है? कैपिटल अप्रोच, जिसके अंदर आपको जो गवर्नमेंट ग्रांट मिली आपको ट्रीट करना है एज अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर फंड। आपको एक जान के अच्छी खुशी होगी कि शेयर होल्डर फंड के अंदर दो थिंग आती हैं, एक आती है शेयर कैपिटल और दूसरी चीज क्या आती है? रिजर्व एंड सरप्लस। ध्यान रखना इस चीज को। शेयर होल्डर फंड के अंदर लिख लो यहां पे यार, भूल जाओगे आप। शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या चीज आती है? एक तो आती है शेयर कैपिटल, ध्यान रखना इस बात का। शेयर होल्डर फंड के अंदर एक तो आती है शेयर कैपिटल और दूसरा क्या आता है? रिजर्व एंड सरप्लस। मतलब सर अभी बता रहा हूं आपको, मतलब सर हम सारी बातें इसी के साथ करके जाएंगे। मतलब सर अगर कैपिटल अप्रोच है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर कैपिटल अप्रोच है वो क्या बोलता है? AS12 क्या बोलता है कि वो आपका पार्ट है शेयर होल्डर फंड का। ठीक है सर, कैपिटल अप्रोच है, पार्ट है शेयर होल्डर फंड का। और सर शेयर होल्डर फंड के अंदर दो थिंग आती हैं, पहला क्या? शेयर कैपिटल, दूसरा क्या? रिजर्व एंड सरप्लस। अब ये क्या बोलता है? इनडायरेक्टली क्या बोलते हैं यहाँ पे लिखो कि अगर कोई चीज आगे हम जो भी है पढ़ेंगे, अगर कोई चीज कैपिटल अप्रोच को सेटिस्फाई कर गई कि आप उसके अंदर कैपिटल अप्रोच का यूज करोगे, देन आपको जो गवर्नमेंट मिलेगी ग्रांट आपको शो कहां करनी है? शेयर होल्डर फंड के अंदर। और कहां जाएगी वो? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। और इसके अंदर भी आपको एक हेडिंग खोलनी है जिसका नाम है कैपिटल रिजर्व। अगर गवर्नमेंट ग्रांट का नेचर ऐसा है कि वो कैपिटल अप्रोच को सपोर्ट हो गई, एएस बोलता है कि इसके लिए आप कैपिटल अप्रोच को यूज करोगे। अगर कैपिटल अप्रोच का नाम आ गया, सुन लेना मेरी बात को, अगर कैपिटल अप्रोच का नाम आ गया तो सीधी सीधी बात है गवर्नमेंट जो ग्रांट है वो कहां जाएगी? कैपिटल रिजर्व के अंदर जाएगी। सुना मेरी बात को? गवर्नमेंट ग्रांट कहां जाएगी? कैपिटल रिजर्व के अंदर जाएगी। साफ साफ सी बात है, सीधी की सीधी। जितनी ग्रांट आई अगर वो कैपिटल अप्रोच को सेटिस्फाई कर गई तो पूरी की पूरी अमाउंट कहां जाएगी? कैपिटल रिजर्व के अंदर जाएगी। ठीक है। दूसरा
अगली आती है इनकम अप्रोच, पहले तो आपने समझ ली। अगली क्या है? इनकम अप्रोच। क्या बोलता है? अंडर विच अ ग्रांट इज टेकन टू इनकम ओवर वन और मोर पीरियड, जिसके अंदर ग्रांट कहां जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाएगी। ग्रांट कहां जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है कि वो आज मिली तो आज की आज ही सारी ट्रांसफर कर दो। ऐसा नहीं है पॉसिबल कि आज ही ग्रांट मिली आज की आज ही कर दो ट्रांसफर। क्यों सर? अरे गवर्नमेंट ने कंडीशन लगा दी है ना आपको, कि नहीं लगा दी? कंडीशन है ना कि 5 साल तक ये काम करना पड़ेगा। तो वो तो क्या सोचते हो कि पहले साल ही पूरी की पूरी इनकम बुक कर लोगे बुक? इससे क्या होगा? मान लो डाल दी प्रॉफिट में ग्रांट पूरी की पूरी, प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना बेटा अनएक्सेसली। एंड वहां पे पढ़ के आए थे किसके अंदर? हमारी प्रूडेंस के अंदर, वी कैन नॉट ओवरस्टेट द प्रॉफिट्स, वी कैन नॉट ओवरस्टेट द प्रॉफिट। दैट्स वाई ये क्या बोलता? अगर कंडीशन 5 साल की है, अगर कंडीशन 5 साल की है तो उसको धीरे धीरे हर साल एलोकेट करना है आपको। उसको आपको धीरे धीरे 5 सालों के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस में एलोकेट करना है। इसको ये नाम देता है सिस्टमैटिक एलोकेशन। सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द गवर्नमेंट, आपकी जो ग्रांट है। समझ गए ना बेटा? एक ही साल में नहीं पूरी कर सकते आप। चलो ओके, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। इट इज जर्नली कंसीडर एप्रोप्रिएट, ये अभी छोड़ देना, बाद में समझा दिया जाएगा आपको। ये अभी छोड़ देना, बाद में समझा दिया जाएगा आपको। और ये क्या है? रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। ये आपको ऑलरेडी बता दिया है मैंने कि गवर्नमेंट ग्रांट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। ये रिकॉग्नाइज नहीं होगी। कब तक नहीं होगी? जब तक रीजनेबल एश्योरेंस नहीं है दैट द एंटरप्राइज विल कंप्लाई विद द कंडीशन एंड ग्रांट विल बी रिसीव्ड। अगर ये भी श्योर हो, ये भी श्योर हो, तब आपकी गवर्नमेंट ग्रांट की रिकॉग्निशन स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक हम ये नहीं पहुंचे कि अकाउंटिंग कैसे करनी है, वो थर्ड स्टेप है, वो थर्ड स्टेप है। लेकिन सेकंड स्टेप आपका सेटिस्फाई हो चुका है, किसका? रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स का। अब एक बात बताओ, द ग्रांट विल बी रिसीव्ड, उसमें एक दूसरी कंडीशन है ना, द ग्रांट विल बी रिसीव्ड। सर मेरे पास गवर्नमेंट का पैसा आ गया, मेरे पास गवर्नमेंट का पैसा आ गया, क्या सर मैं उसको रिकॉग्नाइज कर लूं? अरे भाई एक बात बताओ, क्या आपको एश्योरेंस है कि कंडीशन पूरी हो पाएंगी? क्या आपको एश्योरेंस है कि कंडीशन पूरी हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी? सर अभी तो मुझे कोई एश्योरेंस नहीं है कि कंडीशन पूरी हो पाएंगी। नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते, यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज, क्योंकि यहां पे कौन सा वर्ड यूज किया है? एंड। यहां पे और नहीं लिखा, यहां पे एंड लिखा है, मतलब कि प्लस, दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। सिर्फ पैसा आ जाने से कुछ नहीं होता, पैसा सिर्फ आ जाने से कुछ नहीं होता। जब तक आपकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती तब तक आप गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते अपनी बुक्स के अंदर। समझ गए ना? क्या नहीं समझे? हाँ या ना? यस और नो? यस सर, 100% यस। बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना? इसमें ये लिखा है कि रिसिप्ट ऑफ अ grant is not itself conclusive evidence that the condition attaching to the grant has been fulfilled। ऐसा नहीं है कि आपके पास गवर्नमेंट का पैसा आ गया कि आपकी कंडीशन पूरी होगी, नहीं भैया, आपको देखना पड़ेगा भी कंडीशन पूरी हो सकती है या नहीं हो सकती। दिस इज अ रीजनेबल एश्योरेंस, ठीक है? तो ये कल को आना पड़ गया, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल को फटाफट हो जाएगा पूरा ये, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल को कोशिश करूंगा कि AS 12 कंप्लीट हो जाए बड़े आराम से आपका, ठीक है? तो ख्याल रखना, खुश रहना, आपका दोस्त CA KJ, बाय, टेक केयर।